तो उसको लेके, क्योंकि ये जानकारी हम लोगों को होना चाहिए कि कैसे होता है, ठीक है, और क्या क्या चीज लगता है, क्या है। तो ये एक जनरल डायग्राम है जो आप लोग देख रहे हैं अभी पेज में। इसमें अभी देख रहा है कि मैं जो माउस हिला रहा हूँ ये भी आपको दिखाई दे रहा है ना? यस सर। यस सर। दिखाई दे रहा है ना? तो देखिए ये जैसे ये बॉयलर दिख रहा है, ठीक है। अभी इस बॉयलर में एक्चुअली हमारा क्या होता है, नहीं कंबशन होता है ऑफ कोल, ठीक है। ये कंबशन जो कोल होता है ये आता है मिल से, जो हमारे पास 6 मिल है, ठीक है। और ये मिल आता है कोल हैंडलिंग प्लांट से। तो ये कोयला को इधर जलाया जाता है, लेकिन इस कोयला को जलाने के लिए, हेलो सॉरी, कोई कुछ बोल रहे हो? नहीं ना? तो ये कोयला जलाने के लिए क्या होगा, हम लोग, कोयला तो जलेगा नहीं, इसके लिए हमारे पास एयर भी चाहिए उसको जलाने के लिए। तो एयर के लिए हमारे पास फैन है, ठीक है। तो उस फैन को हम लोग बोलते हैं एफडी फैन, ठीक है, जो सेकेंडरी एयर प्रोवाइड करते हैं मिल को। और ये जो कोयला जो हमारे पास ये बॉयलर तक पहुंचता है, इसके लिए भी हमारे पास एयर चाहिए, क्योंकि बहुत ही पाउडर कंडीशन में रहता है ये मिल कोल। जब मिल में जाते हैं और ग्राइंडिंग होता है तो बहुत ही ये हो जाता है, मतलब इतना बारीकी से उसको ग्राइंडिंग किया जाता है कि वो जस्ट लाइक ए पाउडर हो जाता है। तो उसको बॉयलर में ले जाने के लिए भी एयर चाहिए। तो उसके लिए, हाँ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? सुनाई दे, समझ में आ रहा है ना? यस सर, उसका माइक्रोफोन ऑन है तो का की बात आ रहा है। कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? सर सबको म्यूट कर दीजिए सर। हाँ, तो इसके बाद क्या होता है, ये जो कोयला को मिल से बॉयलर तक पहुंचाने के लिए हमारे पास एयर चाहिए, जो एयर प्रोवाइड करता है पीएफएन। हाँ, और साथ में ये एक काम और भी करता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये पीएफएन है, जो पीएफएन इधर ऐसे करके ये 2 ठो पीएफएन दिखा दिए। पीएफएन सीधे जाता है, जाके ये मिल में दे रहा है प्राइमरी एयर फैन। प्राइमरी एयर फैन बोलते हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, प्राइमरी एयर फैन। अभी देखो ये सीधे जाके इसमें एयर दे रहा है मिल में, और ये मिल से जो भी कोयला प्रोड्यूस हुआ है पाउडर फॉर्म में, उसको कन्वे करके ले जाके बॉयलर में ले जाना इसका काम है, ठीक है। तो ये पीएफएन का काम है, इसको मिल से कोयला को लेके बॉयलर में पहुंचाना। और फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन जो है, ये जो है ये सेकेंडरी एयर प्रोवाइड करता है कोयला को और अच्छे से जलाने के लिए। क्योंकि कोयला को जलाने के लिए हम लोग जानते हैं कि एक मिनिमम एयर चाहिए, जो स्टोइचियोमेट्रिक एयर बोलते हैं जिसको, ठीक है। जो इतना ऑक्सीजन चाहिए कोयला को जलने के लिए मिनिमम, तो उससे भी थोड़ा ज्यादा एयर हम लोग रखते हैं, तो वो टोटल एयर प्रोवाइड करता है फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन, ठीक है। और एक होता है कि इतना जो पीए फैन भी एयर दे रहा है, एफडी फैन भी एयर दे रहा है, तो एयर को बॉयलर से खींच के बाहर ले जाके चिमनी तक पहुंचाने के लिए हमारे पास और एक फैन चाहिए, जो सक्शन क्रिएट करता है बॉयलर में, ठीक है। उसको बोलते हैं इंड्यूस ड्राफ्ट फैन। तो ये देखिए आपके पास ये आईडी फैन है 2 ठो, ठीक है। ये देखिए सीधे फार्नेस से इको के बाद से निकला, इधर आया एयर प्रीहीटर के थ्रू। আমি আমার কোথাও বেড়া পড়া নাই দুর্গা ব্যবস্থা পড়েই দিয়েছি আমি। Shavik, click mic off here. हेलो,
ये जो आईडी फैन होता है, ये आईडी फैन क्या करता है, बॉयलर से एयर लेके चिमनी तक पहुंचाता है, और ये आईडी फैन का काम है, ये इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन बोलते हैं। और इधर अगर ओवरऑल में देखा जाए तो ये हमारे पास कंडेंसर एक्सट्रैक्शन पंप है, सीईपी, ठीक है। तो ये टरबाइन साइड में हो गया, क्योंकि इसमें जो पानी आता है, ये पानी जो हमारा कंडेंसर टैंक है, ठीक है, इसी टैंक से पानी ये जो हॉट ऑयल में आता है, उस पानी को एक्चुअली क्या है, टरबाइन का जो एग्जॉस्ट है, ये एलपी टरबाइन का जो एग्जॉस्ट है वो हॉट ऑयल में आ रहा है, फिर हॉट ऑयल में ठंडा होता है, फिर उस पानी को, मतलब ये जो स्टीम से पानी हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, फिर सीपी आके उसको आगे भेजता है, भेज के डिफरेंट एलपी हीटर, लो प्रेशर हीटर होते हुए डिएटर तक पहुंचता है, ठीक है। ये डिएटर पहुंचता है, डिएटर से फिर बॉयलर फीड पंप बोलते हैं, 3 ठो पंप लगा है, बॉयलर फीड पंप। ये बॉयलर फीड पंप क्या करता है, बॉयलर फीड पंप नाम दिया इसलिए क्योंकि इस पानी को बॉयलर तक पहुंचाना काम है इसका, इस पंप का। तो इस पंप क्या करते हैं, सीधे प्रेशर, इसका डिस्चार्ज प्रेशर 180 केजी तक जा सकता है। ये डिएटर से पानी लेके बॉयलर में पहुंचाता है, बीच में हीटर्स आता है, एचपी हीटर्स। तो ये जो एलपी हीटर्स और एचपी हीटर्स, ये जो बीच बीच में जुड़ा हुआ है, ये क्या करता है, जो भी पानी जा रहा है थ्रू एक बार सीपी से डिएटर तक या डिएटर से बॉयलर तक, इसको थोड़ा थोड़ा गर्म करने में हेल्प करता है, उसमें एफिशिएंसी बढ़ता है, साइकिल एफिशिएंसी। तो ये सीपी हो गया, ये बीएफपी हो गया। तो आखिर में पहुंचता है इको कॉइल में, उसके बाद सीधे जाके हमारा बॉयलर ड्रम में जाता है, ठीक है। बॉयलर ड्रम में पहुंचने के बाद ये इको होते हुए बॉयलर ड्रम में पहुंचा, बॉयलर ड्रम से निकल के सुपर हीटर, डिफरेंट टाइप ऑफ सुपर हीटर है, उसके बाद जाके टरबाइन। तो हमारे पास 3 तो टरबाइन है, एचपी टरबाइन, आईपी टरबाइन, एलपी टरबाइन, है ना। तो सब लोग मेरे बात सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, कोई डाउट है? नो सर, सर डाउट है थोड़ा सा। हाँ ठीक है। तो एचपी टरबाइन, आईपी टरबाइन और एलपी टरबाइन, 3 टरबाइन है, ठीक है। तो तीनों रिएक्शन टरबाइन है। एक टरबाइन से पूरा चीज हो नहीं पाएगा, इतना ड्रॉप नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि जितना प्रेशर में ये घुसता है, टेम्परेचर में घुसता है, एक स्टेज में दिया जाएगा, ठीक है। एक ही स्टेज में अगर दिया जाएगा तो क्या होगा, इसमें बहुत सारे शिफ्ट ज्यादा हो जाएगा और थ्रस्ट ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए थ्रस्ट को बैलेंस करने के लिए भी टरबाइन का डिवीजन किया गया है, ठीक है। तो एक टरबाइन ऐसे टाइप का है जिसमें इधर घुसता है तो लेफ्ट हैंड साइड से निकलता है। दूसरा टरबाइन आरपी टरबाइन में देखो, इधर घुसता है, राइट हैंड साइड से निकलता है। एलपी टरबाइन में बीच में घुसता है, दोनों साइड से निकलता है। तो ये आखिर में ये जो इसका जो मेन एक कॉमन शाफ्ट है, वो शाफ्ट को डिस्प्लेस नहीं होने देते हैं, ज्यादा राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में मूवमेंट नहीं होने देते। इसके डिजाइन इसीलिए अलग अलग टरबाइन के थ्रू किया गया है कि आखिर में हमारा टोटल एक्सपेंशन होके वर्क आउटपुट ज्यादा मिले और टोटल एक्सपेंशन ऑफ द स्टीम ठीक ठाक हो, और साथ में हमारा शाफ्ट का डिस्प्लेसमेंट भी कम हो। तो ये जब टरबाइन को घुमा दिए, ये घुमा या 3000 आरपीएम में घुमाया, तो जनरेटर का रोटर भी 3000 आरपीएम में घूम रहा है। और जनरेटर का रोटर अगर घूम रहा है तो स्टेटर में करंट प्रोड्यूस हो रहा है एज पर इलेक्ट्रिकल रूल के हिसाब से। स्टेटर में करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है, जनरेट हो रहा है, वो आगे आके ट्रांसफार्मर में जा रहा है, ट्रांसफार्मर के थ्रू जाके स्विच यार्ड में जाता है। तो ये है टोटल एक फंडा है। अच्छा हाँ, हेलो पीयूष सर। गुप्ता कुछ बोलना चाह रहे हो? नहीं, मनीष कुमार पंडित कुछ बोल रहे। हेलो सर। हाँ हाँ हेलो। हाँ सर जी, ये जो आपका येलो कलर से ये और ये ग्रीन कलर से और ये रेड कलर से ये जो है, ये इसमें स्टीम और वाटर जाता है, तो ये कौन कौन सा कलर को डिनोट करता है? जैसे इसमें स्टीम भरा है कि वाटर भरा हुआ है कि वाटर स्टीम दोनों भरा हुआ है? देखो अभी तुम इस कलर को बिल्कुल ही भूल जाओ। इट डज नॉट मैटर टू यू कौन सा कलर है, क्या है, किस लिए दिया हो।
मैं जो ग्रीन कलर इधर दिया हूँ मैं उसको ब्लैक में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ और नीचे लिख दूंगा ब्लैक कलर मीन्स ये। सो कलर डज नॉट मीन एनीथिंग, ठीक है। कलर तो मैं अपने हिसाब से मैं चॉइस कर सकता हूँ और उसको आइडेंटिफिकेशन रिकॉग्नाइज भी मैं कर दूंगा। कलर में मत जाओ, जो तुमको बताए वो सोचो समझो कि इधर से ये एयर जा रहा है, इधर से ये पानी जा रहा है, इधर से बॉयलर से स्टीम निकल रहा है, ठीक है। ये सब ध्यान में रखना, ठीक है। कलर में बिल्कुल ही मत जाओ कि कौन सा कलर किस लिए दिया गया है, क्योंकि ये कलर तुमको थियोरेटिकली कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन तुम जाओगे जब प्लांट में कोई ट्यूब में कोई कलर नहीं है, सब ट्यूब में इंसुलेशन लगा हुआ है, तुम तो उधर से कलर से रिकॉग्नाइज नहीं करोगे ना, तो कलर तुम भूल जाओ। तुम ये जानो कि ये एयरलाइन है, इधर से ये जो जा रहा है ये पानी जा रहा है, इधर जाके स्टीम हो जा रहा है, ऐसे टाइप का तुमको समझना है, ठीक है। कलर के भरोसे में बिल्कुल ही मत रहना। कलर इलेक्ट्रिकल साइड से थोड़ा बहुत मायने रखता है और कुछ कुछ जगह पे एक आध जगह मायने रखता है, बट ये डायग्राम में कलर में बिल्कुल ही मत जाना। पंप चलता है, जैसे हम लोग खुद कलर डाला है कि पंप चलता है तो रेड होगा, पंप बंद है तो ग्रीन होगा, और बैड अगर दिखाएगा चल रहा है नहीं चल रहा है कुछ भी पता नहीं चल रहा है तो येलो दिखाएगा, ठीक है। तो ये जो जितना तो पानी है वो ग्रीन दिखाएगा, ये रो रेड है तो स्टीम का लाइन है, ये तो खुद प्रेडिक्ट किया हुआ एक तो कलर है, ठीक है। बाकी तुमको ये समझना है कि कहाँ पे स्टीम है कहाँ पे पानी है, ये खुद अपने हिसाब से जो मैं बताते जा रहा हूँ उसी हिसाब से दिमाग में डाल देना है, ठीक है। क्लियर है ना? यस सर। सर जी एक और क्वेश्चन था, ये जो एफडी फैन और आईडी फैन की बात कर रहे हैं तो इसमें जो मोटर लगे रहता है कितनों किलोवाट का रहता है सर? साउंड मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। सर ये बोल रहे हैं कि जो एफडी फैन और आईडी फैन है हाँ, उसमें जो मोटर लगे रहता है कितने किलोवाट का रहता है सर? एफडी फैन और आईडी फैन का किलोवाट मोटर का, हाँ हाँ यस सर। देखो किलोवाट का रेटिंग तो मेरे पास फिलहाल नहीं है। एचपी में होती है ना मोटर सर? देखो किलोवाट का रेटिंग मेरे पास नहीं है कि किलोवाट कितना चाहिए कितना लगा हुआ है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे इधर मोटर है बहुत सारे है, पर्टिकुलर किलोवाट मेरे पास अभी फिलहाल नहीं है किलोवाट का रीडिंग, क्योंकि आईडी फैन का मोटर और एफडी फैन का मोटर कितना किलोवाट का है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ, नहीं मैं मेरे पास इसका डाटा है। सर ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, जो वैल्यू की नेगेटिव साइन है? नेगेटिव साइन है? यस सर, जो -10.08 है, -4.01, ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? ये बॉयलर में? यस सर। बॉयलर में फर्नेस ड्राफ्ट, ठीक है, क्योंकि बॉयलर में नेगेटिव प्रेशर जनरेट किया जाता है, एक सक्शन फोर्स क्रिएट किया जाता है कि फ्लू गैस जो बन रहा है कंबशन के बाद जो गैस बन रहा है फ्लू गैस, इस फ्लू Yes, गैस को डायरेक्ट बॉयलर से निकल के चिमनी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि चिमनी की तरफ ड्राफ्ट माइनस ड्राफ्ट ज्यादा होता है, तो ये एक सक्शन ड्राफ्ट बॉयलर में -10 के आसपास रखा जाता है, ठीक है। सर मतलब ये पहले से रखा जाता है, जो बाद में स्टीम बनता है उस पे तो प्रेशर ज्यादा होता होगा ना? देखो स्टीम के साथ फ्लू गैस का कोई रिलेशन नहीं है, स्टीम का प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, ये फ्लू गैस का बात कर रहा हूँ। ये जो माइनस में रखा है ये इनिशियल स्टेज में रखा गया है ना, मतलब चालू होने से पहले, कि जब स्टीम इसमें बन रहा होगा तो प्रेशर ऑलरेडी हाई होगा उसके अंदर। देखो जो स्टीम बन रहा है वो Yes, sir. ट्यूब के अंदर बन रहा है, और जो फ्लू गैस है वो फर्नेस के अंदर है, ठीक है। यस सर सर। सर इसमें जो है एपीएस है सर? सुनो, मैं अभी तुमको धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाऊंगा, ठीक है, और तुम्हारा जो ये जो सवाल है ना खुद ब खुद क्लियर होता जाएगा, ठीक है। मैं एक ही डायग्राम नहीं है, एक ही पेज नहीं है इसमें, ये जो है ना ये खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा तुमको, और तुमको लगेगा कि मैं तो सब कुछ ऐसे ही जान गया हूँ स्लाइड के थ्रू, ठीक है। तो कीप पेशेंस, ठीक है, आगे इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा, ये एक ही पेज नहीं है, एक ओवरऑल व्यू है एक तो, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं मैं और तुमको सब जानकारी मिल जाएगा, ठीक है।
हेलो हाँ बोलो। सर, एक बॉयलर में जैसे 660 मेगावाट में भी बॉयलर ड्रम होता है सर? 660, ये 250 मेगावाट का बात कर रहा हूँ, ये 600 का बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो उसमें बॉयलर ड्रम होता है सर 600 में? बॉयलर क्या होता है? बॉयलर ड्रम? बॉयलर ड्रम? जी सर। नहीं देखो, तुम सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट का अगर बात कर रहे हो, ठीक है, सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट का अगर बात कर रहे हो तो उसमें बॉयलर ड्रम का जरूरत ही नहीं पड़ता है, ठीक है। जी सर, जी सर। जहां पे 220 222 केजी के ऊपर अगर तुम्हारा प्रेशर चला गया, ठीक है। जी सर। सर कल की अगर क्लास में ये ड्रम- बताया था कि उसमें बॉयलर ड्रम नहीं होता है। कल की क्लास शायद नहीं सुनी सही से। नहीं देखो, हमारा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट नहीं है, ठीक है। सुपर क्रिटिकल बोलते हैं जहां पे तुम्हारा प्रेशर 220 केजी के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ड्रम प्रेशर ड्रम में ही। उस जगह पे क्या होता है कि तुम्हारा जो वाटर जो है डायरेक्ट सडनली स्टीम में कन्वर्ट होता है, ठीक है। उधर तुम्हारा जो फेज नहीं है, वाटर टू स्टीम के बीच में जो फेज होता है ना, हाँ, ये फेज नहीं होता है कि वाटर भी है स्टीम भी है, इस कंडीशन में नहीं आता है वो, डायरेक्ट वाटर टू स्टीम। तो इसीलिए बॉयलर का जरूरत नहीं, सेपरेशन का जरूरत नहीं है। बॉयलर ड्रम क्या करता है, इस वाटर से स्टीम को सेपरेट करता है। जो कंडेंस जो वाटर रहता है ना, सैचुरेटेड जो वाटर रहता है, उधर से स्टीम को सेपरेट करने के लिए बॉयलर ड्रम दिया हुआ है। तो जहां पे सेपरेशन का जरूरत ही नहीं है मुझे, ठीक है, और फिर सेपरेट होने के बाद जितना वाटर सैचुरेटेड वाटर बचेगा वो फिर बॉयलर में भेज के उसको स्टीम में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो बॉयलर ड्रम का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। बॉयलर ड्रम से पानी को बार बार सर्कुलेट करवाने के लिए जरूरत होता है। इसीलिए बोलता है सर्कुलेशन रेशियो करके एक तो है कि एक बार स्टीम कितने बार बॉयलर में वाटर वॉल के थ्रू सर्कुलेट करके ड्रम में जा रहा है, फिर आ रहा है, मतलब स्टीम पूरी बनने के लिए उसको, ठीक है, कितना बार उसको सर्कुलेट करना पड़ता है, इसको सर्कुलेशन रेशियो बोलते हैं। तो ये ड्रम जहां पे बार बार सर्कुलेट करना पड़ता है पानी को स्टीम में पहुंचाने के लिए, उधर ड्रम चाहिए। और जहां पे ये चीज नहीं चाहिए, डायरेक्ट स्टीम से, डायरेक्ट वाटर से स्टीम बन जाएगा, तो उधर ड्रम का जरूरत नहीं है, जो 660 मेगावाट में सुपर क्रिटिकल बॉयलर में होता है, ठीक है। यहाँ प्रेशर की वैल्यू जो होगी mmHg में होगा कि पास्कल या एटीएम में रखा जाता है? प्रेशर का वैल्यू किसमें? सर मतलब कि इसमें हम लोग कैलकुलेट जो करते हैं प्रेशर, ये mmHg में करते हैं मरकरी में, मरकरी के टर्म में, कि पास्कल या अरे एटीएम? पीएसआई कल बताया नहीं था। पास्कल नहीं है, केजी में है। ओके सर, सेंटीमीटर स्क्वायर। केजी में है सब प्रेशर। में जो भी यूनिट बताऊंगा केजी के बताऊंगा, है ना, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में सर। केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कैसे? हाँ, ये देखो, अभी ये जो तुम्हारा डायग्राम रैंकाइन साइकिल देख रहे हो ना, अभी ये पूरा टोटल ही हम लोग फॉलो करते हैं, इसके थ्रू ये साइकिल फॉलो होता है। अब तुम देखो इसमें इस जगह पे अगर हॉट ऑयल पकड़ूंगा मैं, कि ये हॉट ऑयल से, हॉट ऑयल में पानी जो है उसका स्टेटस क्या है, 46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है। और इसमें नेगेटिव प्रेशर में है, नेगेटिव प्रेशर मतलब -0.9 kg, ठीक है। वैक्यूम में है, वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम में है। इस जगह से कर्सर चला जाता है। इसके बाद सीपी थोड़ा सा प्रेशर इसमें डालता है, ये प्रेशर लाइन है, ये सीधा ऊपर आया, ये डिएटर तक पहुंचा, ठीक है। इस बीच में एलपी हीटर या आया 1 2 और 3, ठीक है। ये डिएटर तक पहुंचा, डिएटर के बाद बीएपी फिर इसको प्रेशराइज कर दिया, करके 100 केजी तक प्रेशर लेकर आया। फिर ये आगे जाके इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। ये प्रेशर इतना दूर तक बढ़ा है। उसके बाद टेम्परेचर इसके बढ़ने के बाद इस जगह पे जाके इको इनलेट में घुस गया है,
ठीक है। जो भी पानी है उसका इको इनलेट में जब घुसता है तो 246 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। जब इको इनलेट में घुसता है तब भी उसका हॉट वाटर में ही रहता है, वो फेस चेंज नहीं करता है। ठीक है, कोई भी पार्ट ऑफ द वाटर कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्टीम, तभी भी वो पानी में ही है। ठीक है, उसके बाद सीधे जाके इको आउटलेट में पहुंचा, तब भी वो पानी है। इस जगह पे आके तुम्हारा इको आउटलेट से जाके बॉयलर ड्रम में पहुंचा। तो ये बॉयलर ड्रम क्या किया है, बॉयलर ड्रम में जब पहुंचा तब भी पानी है। अब वो जाके वाटर वॉल में, कर्सर हट जाता है, वाटर वॉल में सर्कुलेशन होना चालू कर दिए। ठीक है, वो नीचे आने लग गया। नीचे आने लग गया ये अभी बार बार अभी वाटर वॉल के थ्रू नीचे आके डाउन कमर में चले जाएगा। ठीक है, डाउन कमर में चले जाएगा, नीचे बॉटम रिंग हेडर में चले जाएगा। बॉटम रिंग हेडर मतलब इसका जो वाटर वार है फास्ट पास में, अभी इसमें ड्रम से पानी सीधे डाउन कमर से बॉटम रिंग हेडर, मतलब बॉयलर के नीचे एक तो रिंग टाइप का बना हुआ है हेडर, उसमें आ जाएगा। उसमें से आने के बाद क्या होगा, उसमें तो बॉयलर के अंदर तो आग जल रहा है, अभी ट्यूब के अंदर पानी आ गया, और पानी को गर्म अगर दोगे, उसमें हीट दोगे तो क्या होगा, लाइट होगा। वो लाइट जितना होगा वो ऊपर की तरफ भागेगा। ठीक है, जितना लाइट होगा ऊपर आ जाएगा, और हेवी वाटर नीचे आ जाएगा। तो ये लाइट वाटर ऊपर आते जाएगा, ऊपर आके फिर ड्रम तक पहुंच जाएगा ये। ठीक है, तो ये जो बीच में हो रहा है, नीचे बॉटम रिंग हेडर, ऊपर में ड्रम, इसमें जो ये जो पैसेज ये कवर करता है, इसके बीच में इसका फेस चेंज हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अगर डीएरेटर के बारे में जानना चाहते हो तो डीएरेटर मतलब उसमें एयर को निकाला जाता है पानी से एयर को निकाला जाता है, मतलब ऑक्सीजन का परसेंटेज कम किया जाता है पानी से। डीएरेटर में पानी का ऑक्सीजन कम किया जाता है। क्या होता है, जो भी डीएरेटर में पानी आता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग डीएरेटर बॉयलर के आगे ही होता है, बीएफपी के बाद डीएरेटर होता है, डीएरेटर के बाद एचपी हीटर वगैरह होता है, उसके बाद जाके इकोनोमाइजर आता है। ठीक है, ये जो डीएरेटर है ये डीएरेटर है। तो इधर जो पानी आता है उसको क्या होता है, स्प्रे किया जाता है डीएरेटर के ऊपर। स्प्रे करने से क्या होता है, वो माइक्रो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है, और उसमें बैफल्स है, उसके ऊपर टकराता है। इस बीच में क्या होता है, उसके अंदर जो ऑक्सीजन पार्टिकल्स होता है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, ये बाहर आ जाता है, और डीएरेटर के ऊपर भेंट लगा हुआ है 2 ठो, उस भेंट के थ्रू स्टीम के साथ, थोड़ा बहुत स्टीम के साथ सीधे बाहर आ जाता है, क्योंकि एक बार ऑक्सीजन पार्टिकल फ्री हो गया, वो और स्टीम के साथ जुड़ नहीं सकता है। ठीक है, तो वो सीधे भेंट के थ्रू एटमॉस्फेयर में आ जाता है। तो ये चीज किया जाता है, मतलब ऑक्सीजन परसेंटेज, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन परसेंटेज है, वो जितना हम लोग कम करेंगे उतना आगे कोरोशन कम होगा। ठीक है, हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो, Yes, sir. हाँ सर। हेलो, सुनाई दे रहा है? Yes, sir. यस सर। हेलो, हेलो, यस सर सर, सुनाई दे रहा है। सुन लो ना। तो डीएरेटर में तुम्हारा ऑक्सीजन परसेंटेज कम किया जाता है पानी से ऑक्सीजन, इसलिए डीएरेटर बोल रहा है, मतलब एयर का परसेंटेज थोड़ा कम करना है उसमें। पानी में ऑक्सीजन रहेगा तो कोरोशन का इफेक्ट ज्यादा होगा, वो जाके बॉयलर का जो ट्यूब है उसको कोरोटेट करेगा। ठीक है, तो ये कोरोशन परसेंटेज कम करने के लिए ऑक्सीजन परसेंटेज कम रखा जाता है। तो इसके लिए डीएरेटर एक तो दिया है, जहां से भेंट से काफी एयर ऑक्सीजन निकल जाता है बाहर। दैट इज कॉल्ड डीएरेटर।
तो इसके बाद डिएटर के बाद वो आके बीएफपी में जब आता है तो बीएफपी उसको प्रेशराइज करके 180 केजी तक ले जाता है, फिर सीधे ऊपर जाके ये इको इनलेट में, इस कंडीशन में इको इनलेट में आता है। तब भी ये जो डोम बना हुआ है, इसका डोम मतलब इसके बाद पानी धीरे धीरे स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। इसका ड्राइनेस फैक्टर कम हो रहा है, ठीक है। ड्राइनेस फैक्टर बढ़ता है, इस जगह पे जाके पूरा ड्राई हो जाता है, ठीक है, और इसमें स्टीम नहीं रहता है। तो ये फेस चेंज का लाइन है, ठीक है। इस लाइन में इसका ना कुछ टेम्परेचर प्रेशर बढ़ता है, कुछ नहीं है, तो ओनली फेस चेंज होता है। तो हम लोग जानते हैं कि पानी को एक कंडीशन में आके जब फेस चेंज होता है, स्टीम कन्वर्ट होता है, उस कंडीशन में ना उसका टेम्परेचर बढ़ता है ना उसका प्रेशर बढ़ता है। वो सिर्फ फेस चेंज के लिए ही जो हीट लेता है, वो हीट सिर्फ उसका फेस चेंज के लिए यूज होता है, लैटेंट हीट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो बॉयलर के अंदर ये जो है ये लैटेंट हीट यूज होता है। ये इतना जो हीट यूज हो रहा है, ये लैटेंट हीट हो रहा है यूज, ठीक है। तो ये लैटेंट हीट आखिर में जाके पानी के अंदर रहता है, आखिर जाके वो लैटेंट हीट यूज होगा टरबाइन में, ठीक है। वो जब छोड़ेगा लैटेंट हीट तो टरबाइन उसको वर्क में कन्वर्ट कर लेगा। तो ये इस कंडीशन में आके बॉयलर में घुस गया ड्रम में, तो ड्रम के अंदर फिर नीचे आया और बार बार सर्कुलेट करते करते ये ड्रम के अंदर जो भी स्टीम के लेवल में आ गया, ड्राई हो गया है, ठीक है, ड्राई सैचुरेटेड हो गया है, वो इस कंडीशन में आके बॉयलर ड्रम से सेपरेट होके सुपर हीटर ट्यूब में घुस जाता है। सुपर हीटर ट्यूब में घुस जाता है। उसके बाद लो टेम्परेचर सुपर हीटर, फाइनल सुपर हीटर, ये 2 टाइप का सुपर हीटर होते हुए सीधे जाके 540 डिग्री, इसके बाद सीधे कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर में, माने इसके बाद ये प्रेशर नहीं बढ़ रहा है, सीधे टेम्परेचर ही बढ़ते जा रहा है। सुपर हीटर में टेम्परेचर बढ़ के 540 में आ गया। उसके बाद एचपी टरबाइन में, एचपी टरबाइन एक्सपेंशन दिखा दिए। एचपी टरबाइन में एंटर लिया तो सीधे इसका जो है टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों कम हो जाएगा, वो कन्वर्ट होगा, इसका जो एंथैल्पी है वो कन्वर्ट होगा वर्क में, ठीक है। तो उसको रोटेट करने में हेल्प करेगा एचपी टरबाइन को, रोटर को। और उसके बाद फिर ये बॉयलर में जाता है, बॉयलर में जाके फिर रीहीट होता है, उसमें इसका प्रेशर नहीं बढ़ता है। ये लाइन जो है कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, प्रेशर नहीं बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है। इस कंडीशन में आके फिर आपका टेम्परेचर बढ़ के 540 किया जाता है, जाके इसमें आईपी टरबाइन में एंटर कर दिया जाता है इसको। लेकिन प्रेशर हमारा करीब वही 38 जो केजी है, 38 केजी रहता है। ये दिखा रहा हूँ 38 केजी, ठीक है। 347 डिग्री सेल्सियस इधर है, लेकिन इधर सीधे जाके ये 540 डिग्री तक पहुंच गया अपर में टेम्परेचर। फिर आईपी टरबाइन में जब एंटर किया, ये सीधे जाके इसका ड्रॉप हुआ है, ड्रॉप होके इस कंडीशन में आ गया। ये सीधा आके आईपी टरबाइन में ये जाके उसके बाद आईपी टरबाइन के बाद सीधे एलपी टरबाइन में घुस जाता है। एक्सपेंशन इन एलपी टरबाइन, ये वाला जो कलर दिखाया, ये एलपी टरबाइन में एक्सपेंशन होता है। आईपी टरबाइन, उसके बाद एलपी टरबाइन, एलपी टरबाइन से निकल के हॉट ऑयल, ये हॉट ऑयल जोन, ठीक है। तो ये बीच में हीटर क्यों दिखाया कि देखो ये जो है आईपी टरबाइन का जो एचपी टरबाइन का जो एंड है, इसमें से जो कोल्ड रीहीट लाइन है, कोल्ड रीहीट लाइन से एचपी टरबाइन में एक्सट्रैक्शन लिया जाता है, स्टीम लिया जाता है, इसलिए मैं ऐसे दिखाया हूँ, ठीक है। और एचपी टरबाइन में वो जाके जो भी स्टीम लिया जाता है वो कंडेंसेट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो भी इधर का जो पानी इधर एचपी हीटर के आसपास पहुंचे है, वो जाके उधर से एचपी हीटर से गर्म हो जाता है, एचपी हीटर से गर्मी ले लेता है और खुद जाके ठंडा हो जाता है। फिर इसका ड्रेन आके एचपी हीटर 5 में चला जाता है। एचपी हीटर 5 में, और एचपी हीटर 5 का भी एक्सट्रैक्शन आईपी टरबाइन से आया है, और इसका ड्रेन दोनों मिलके फिर इसको पानी को गर्म करता है। एचपी हीटर में जो भी
वाटर आता है, इसको गर्म कर देता है, फिर इसका ड्रेन डिएटर में जाता है, ऐसे करके डिएटर तक जाता है। और एलपी हीटर के केस में एलपी हीटर 3 का ड्रेन एलपी हीटर 2 में, एलपी हीटर 2 का ड्रेन एलपी हीटर 1 में, और एलपी हीटर तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम मेरा खुद का बना हुआ है। ये 250 मेगावाट को रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मली हम लोग ये जानती है कि रैंकिन साइकिल ऐसे होता है, ऐसे होता है, लेकिन इधर पैरामीटर के साथ मैं दिया हूँ इसलिए कि इसको देखने से पता चल जाएगा कि कितना टेम्परेचर में कहाँ पे क्या चीज होता है। ठीक है। हेलो सर। हाँ हाँ सर तो जो हाई प्रेशर टरबाइन में जो स्टीम जाता है उसका प्रेशर 164 होता है, और इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन में जो जाता है उसका 38 kg प्रेशर होता है, यही रहता है ना? क्या बोला, और एक बार बताओ। बोल रहा हूँ हाई प्रेशर टरबाइन में जो स्टीम जाता है उसका प्रेशर 164 kg, और जो इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन में जो वेपर जाता है उसका प्रेशर 38 kg, यही होता है ना? हाँ हाँ हाँ, टेम्परेचर सेम 540 दोनों का। हाँ एचपी टरबाइन में जो भी घुसता है, ये जो है तुम्हारा एचपी टरबाइन में घुसने के पहले ये जो बॉयलर का आउटलेट जो बोल रहा हूँ, ये देखो 164 kg में दिखाया हुआ इधर। ठीक है, ये 164 kg है। तो ये बॉयलर में सर्कुलेट, बॉयलर से जब निकलता है ना तो 150 kg के आसपास हो जाता है, क्योंकि उसमें जो लॉस होता है, इसका प्रेशर का लॉस होता है। ठीक है, लेकिन प्रेशर का तो लॉस होना नहीं चाहिए, इसमें फेस चेंज होना चाहिए। फेस चेंज से जो भी हीट दे रहा है उसको फेस चेंज करने के लिए, लेकिन प्रेशर का लॉस का क्यों हो रहा है कि ट्यूब के अंदर से वो सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है, इससे चलते हुए उसका प्रेशर का लॉस हो रहा है। तो आखिर में देखा जा रहा है जो सुपर हीट होके ये जो 7.7 बताया हो, हाँ, ये इस जगह पे जाके इसका टेम्परेचर तो 540 हो जाता है, लेकिन प्रेशर हमारा 150 के आसपास ही रहता है। ठीक है, 150 के आसपास रहता है। तो वो सीधे जाके 150 के टेम्परेचर प्रेशर 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर और 540 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में एचपी टरबाइन इनलेट में घुसता है। अब देखो, ये तुमको बहुत एक तो साइकिल टाइप रैंकिन साइकिल का मेन जो मतलब बता दिया हो कि साइकिल में कैसे कैसे टरबाइन साइड में क्या होता है। अब देखो बॉयलर में हीट लॉसेस हमारा होता ही है। ठीक है, और हीट लॉसेस होता ही है। इसमें क्या है ना, बॉयलर का एफिशिएंसी हमारा तो 100% है नहीं, तो कुछ कंपलसरी लॉसेस भी होता है। हाँ, तो ये कंपलसरी लॉसेस क्या क्या होता है मैं उसको दिखाया हूँ कि हमारा ड्राई फ्लू गैस लॉस होता है, जो हमारे कम से कम 4.2% रहता है। ठीक है, 4.2% लॉस होता है ड्राई फ्लू गैस लॉस। मतलब जो फ्लू गैस हमारे है वो तो हीट लेके ही निकलता है चिमनी से, वो कौन सा पूरा ठंडा होके निकलता है। यस सर। 4.2% लॉस तो उसी में हो जाता है। जो बॉयलर हमारा आग जलाया, उसको गर्म किया, फिर वही फ्लू गैस गर्म हवा लेके निकल गया चिमनी से, तो लॉस तो है, ड्राई फ्लू गैस हो गया लॉस। वेट फ्लू गैस लॉस 6.4%। वेट फ्लू गैस लॉस क्या बोलेंगे ना, हमारा जो कोयला दे रहा है उसमें भी H2O रहता है, मॉइस्चर रहता है। वो मॉइस्चर को जब भी गर्म करते हैं वो स्टीम में कन्वर्ट होता है, तो उसमें भी तो फेस लैटेंट हीट लगता है। वो कहाँ से आएगा, वो तो बॉयलर से ही लेता है। ठीक है, फिर H2 फ्रॉम कोयला के अंदर भी ओनली हाइड्रोजन रहता है, हाइड्रोजन का पार्ट रहता है। ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, रिएक्शन करता है, रिएक्शन करके H2O बनाता है, फिर H2O बना के फिर वो स्टीम में कन्वर्ट होता है, तो वो भी फिर लैटेनिन लेता है। ये सब मिला जुला के ये सब लॉस ही है, तो 6.4% के आसपास हो गया।
अनबर्न कार्बन लॉस होता है। कार्बन सब पूरा कार्बन तो जल नहीं पाता है, कुछ कार्बन रह ही जाता है जो फ्लू गैस के थ्रू निकलता है और कुछ बॉटोमैस में जाके जमा होता है। तो जो कार्बन नहीं जल पाया वो लॉस है, 1.7% लॉस ऐसे हो जाता है। अनकाउंटेबल हीट लॉस बोलते हैं। जो भी बॉयलर के पास जाओगे देखोगे तो पूरा बॉयलर गर्म है, पूरा बॉयलर गर्म है, उधर से खड़ा नहीं हो पाओगे उसका वाटर वॉल के इंसुलेशन के पास। इसका मतलब रेडिएंट लॉस भी हो रहा है, वो भी तो काउंट होना चाहिए, तो वो भी 1% है लॉस। तो टोटल मिला के 13.3% लॉस हो ही जाता है कंपलसरी, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। तो बॉयलर एफिशिएंसी कितना आया? 100 माइनस 13.3, 86.7% लॉस, 7% इज द बॉयलर एफिशिएंसी। ठीक है। Yes, sir. रेटेड हीट रेट ऑफ द यूनिट, हमारा हीट रेट मतलब बोला जाता है जो इतना 2248 किलो कैलोरी अगर हीट हम लोग बॉयलर में देंगे तो 1 किलोवाट आवर पावर जनरेट होगा। ठीक है, इसको हीट रेट बोलते हैं। हमारा हीट रेट मतलब कितना हीट देने से कितना पावर जनरेट होगा। तो हमारा बॉयलर का रेटेड जो मैन्युफैक्चर जो दिया है वो बोला है कि 2248 किलो कैलोरी हीट दोगे तो 1 किलोवाट आवर पाओगे एज पर डिजाइन। ठीक है, तो हम लोग देखें कि नॉर्मली हम लोग जानते हैं और ये यूनिवर्सल लॉ है कि 1 किलोवाट आवर को अगर कन्वर्ट किया जाए तो 860 किलो कैलोरी होना चाहिए, जहाँ पे कोई लॉस नहीं है, विदाउट एनी लॉस। कोई लॉस नहीं है, 0% लॉस है। अगर कुछ लॉस नहीं है तो 1 किलोवाट आवर करंट जनरेट करने के लिए 860 किलो कैलोरी चाहिए। ठीक है, जहाँ पे कोई टरबाइन नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब एकदम टरबाइन में भी लॉस नहीं है, कहीं पे कोई लॉस नहीं है। अगर ऐसे कंडीशन क्रिएट किया जाए तो 1 किलोवाट आवर जनरेट करने के लिए 860 किलो कैलोरी चाहिए। तो हम लोग देखें कि अगर ऐसा है, थियोरेटिकली बताया गया है, ठीक है, लेकिन हमारा मैन्युफैक्चर बोले कि हमारा जो बॉयलर है, टरबाइन है, सब मिला मुला के सब अगर इसमें लॉस अगर पकड़े तो हमारा 248 किलो कैलोरी चाहिए 1 किलोवाट आवर जनरेट करने के लिए। उसी हिसाब से अगर साइकिल एफिशिएंसी निकलेंगे तो हमारा कितना निकलेगा कि 860 बाई 2248 से डिवाइड करो, कितना परसेंटेज हो रहा है हमारा एक्चुअली आइडियल से कंपेयर करने के बाद। तो हम लोग देखें 38.25% हमारा साइकिल एफिशिएंसी है। ठीक है, Yes, ओके sir. तो बोलो कोई। Yes, sir. ओके सर। ओके, Yes, sir. नेक्स्ट आया है फैन। हाँ, तो ये फैन है एफडी फैन व्हिच प्रोवाइड सेकेंडरी एयर टू बॉयलर, कैपेसिटी, हेड, स्पेसिफिक वेट ऑफ मीडियम स्पीड, ये इसमें कुछ कुछ लिख दिया हूं मैं। ठीक है, ये सब थियोरेटिकल पार्ट है। ठीक है, ये सब एक डेटा है जो कभी कोई जरूरत पड़ेगा तो कैलकुलेशन करने में हेल्प करेगा। बाकी अभी समझने के लिए इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, ये डेटा है कि एक फैन में इतना एयर जनरेट कर रहा है, इतना सॉरी इतना मिलीमीटर ऑफ वाटर कॉलम हेड जनरेट कर रहा है। ठीक है, बाकी मेन मुद्दा ये है कि एफडी फैन प्रोवाइड सेकेंडरी एयर, आईडी फैन व्हिच सक द फ्लू गैस फ्रॉम बॉयलर एंड डिस्चार्ज टू द चिमनी। ठीक है, और पीएफएन प्रोवाइड एयर टू कन्वे कोल फ्रॉम मिल एंड टू बॉयलर, फ्रॉम मिल टू बॉयलर एंड प्राइमरी एयर भी प्रोवाइड करता है पीएफएन। ठीक है, क्योंकि जो भी कोयला जाता है उसके साथ भी थोड़ा बहुत एयर जाता है, तो ये इसको प्राइमरी एयर बोलते हैं। और जो एफडी फैन जो भेजते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी एयर, और पीएफएन जो भेजते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी एयर। तो प्राइमरी एयर बोलते हैं इसलिए कि वो कोयला के साथ डायरेक्ट फर्नेस में घुसता है, तो ये प्राइमरी एयर। उसके बाद एफडी फैन जो भेजता है वो सेकेंडरी एयर। Okay, sir. ये अभी देखो, ये फ्लू गैस पाथ बॉयलर में, आप जो देखो ये जो एयर वेयर जो भी जा रहा है कैसे जा रहा है, देखो ये एफडी फैन है, दो ठो एफडी फैन आगरा, एफडी फैन बॉम्बे। ये अपना एटमॉस्फेयर से एयर लेके सीधे, ये मैं जो बोला इतना मिलीमीटर ऑफ वाटर कॉलम का प्रेशर के हिसाब से वो सीधे आगे धकेल रहे एयर को। ठीक है, वो जाके एयर हीटर तक पहुंच रहा है। एफडी फैन आगरा बॉम्बे दोनों ऐसे काम कर रहा है।
सीधे एयर को, एटमॉस्फेरिक एयर को इधर सीधे भेज के एयर हीटर के थ्रू सीधे आके इस लाइन के थ्रू सीधे विंड बॉक्स में चला गया। बॉयलर में अंदर विंड बॉक्स, दोनों साइड में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में विंड बॉक्स है, विंड बॉक्स बोलते हैं उसको, ठीक है। एक बहुत बड़ा चेम्बर है, उसको बोलते हैं विंड बॉक्स, उसमें जाके पहले जम कलेक्ट होता है सेकेंडरी एयर, ठीक है। राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड में होता है। ये हो गया तुम्हारा एफडी फैन। अब देखो एफडी फैन क्या होता है, इसका बाईपास लाइन भी है, इसका बाईपास लाइन भी दिया हुआ है एक तो। ये कब होता है, जब बंद करना रहेगा तब एफडी फैन का बाईपास लाइन खोल दो, क्योंकि फ्लू गैस जो भी निकलता है वो एयर हीटर का जो नीचे की तरफ कोल्ड एंड है उसको ज्यादा ठंडा कर देता है। अगर एफडी फैन क्या करता है, ये जो एयर प्री हीटर का ये पीएच लिखा है, पीएच के थ्रू क्यों जाएगा, क्योंकि ये देखो हमारा फ्लू गैस लाइन, बॉयलर से जो गैस निकल रहा है ये फ्लू गैस लाइन हो गया, ये फ्लू गैस लाइन हो गया, ये भी एयर प्रीहीटर के थ्रू जाता है। जाके फिर ईएसपी होते हुए चिमनी, ईएसपी होते हुए आईडी फैन, ये आईडी फैन है दो ठो, ठीक है। तो ये बॉयलर से निकला, एपीएच के अंदर घुसा, एपीएच से निकला, ईएसपी के अंदर घुसा, दो अलग अलग सेक्शन में। ये ईएसपी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, जहाँ पे ऐश कलेक्ट हुआ, फ्लू गैस का जितना ऐश है जितना हो सके कलेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये आईडी फैन है, आईडी फैन जो सक्शन क्रिएट कर रहा है उसी के लिए इतना कुछ हो रहा है, बॉयलर से सीधा एयर खींचे जा रहा है आईडी फैन के थ्रू इधर। इसके बाद आईडी फैन के डिस्चार्ज में पॉजिटिव प्रेशर है जो चिमनी में वो छोड़ दे रहा है एयर को, फ्लू गैस को, फिर चिमनी के ऊपर से ये फ्लू गैस निकल जा रहा है। तो ये जो फ्लू गैस कलेक्ट कर रहा है इसमें गर्म, वो तो गर्म रहता है, बॉयलर से निकलता है, तो सेकेंडरी एयर जो एफडी फैन भेज रहा है, और ये पीए फैन भी है दो ठो, पीए फैन भी उसको भेज रहा है। तो ये दोनों एयर प्रीहीटर के थ्रू जाता है, और एयर प्रीहीटर के अंदर एयर प्रीहीटर घूमता रहता है, ठीक है। एयर प्रीहीटर जो घूमता रहता है वो क्या करता है, ये जो सेकेंडरी एयर और प्राइमरी एयर दोनों है, दोनों को गर्म कर देता है, ठीक है। क्योंकि ये जो फ्लू गैस जाता है वो पासिंग होते होते गर्म करके जाता है, उसमें बहुत सारे बास्केट है, ठीक है, उस बास्केट को गर्म कर देता है। जब भी वो घूम के सेकेंडरी एयर की तरफ जाता है वो बास्केट, और सेकेंडरी एयर तो एटमॉस्फेरिक एयर होता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में रहता है, तो वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का जो एयर है वो उस गर्म बास्केट से गर्मी लेके निकलता है एयर प्रीहीटर से, तो फिर वो गर्म हो गया। तो आखिर में ये एयर प्रीहीटर बोलता है इसीलिए कि एयर को प्रीहीट कर देता है। तो एयर को प्रीहीट करने के लिए जो हीट मिलता कहाँ से, फ्लू गैस से। तो ये सेकेंडरी एयर जो एफडी फैन दे रहा है उसको भी गर्म कर रहा है, जो पीए फैन दे रहा है उसको भी गर्म कर रहा है। गर्म, दोनों को गर्म करने के लिए एयर प्रीहीटर हेल्प करता है, और गर्मी कहाँ से मिलता है, फ्लू गैस से, ठीक है। तो ये जाके आखिर में एफडी फैन का सेकेंडरी एयर जो एफडी फैन देता है वो विंड बॉक्स में आके जमा होता है, और पीए फैन जो एफडी फैन प्राइमरी एयर दे रहा है वो मिल की तरफ चले जा रहा है, ठीक है। ये फ्लू गैस पाथ हो गया। अब देखो ये एयर प्रीहीटर दिखा दिया हूँ। एयर प्रीहीटर में देखो, ये देखो आ रहा है सेकेंडरी एयर, ये फ्रॉम एफडी फैन, ये सेकेंडरी एयर लाइन ऐसे जा रहा है। प्राइमरी एयर भी आया है जिसका टेम्परेचर, इनलेट टेम्परेचर 41 है, देखो आउटलेट में 360 डिग्री वो डेवलप कर लिया। ऐसे ही इनलेट टेम्परेचर 30 डिग्री है सेकेंडरी एयर का, जो एफडी फैन दिया है एयर प्रीहीटर के जस्ट पहले, वो 307 तक पहुंच गया, और फ्लू गैस लॉस किया है, फ्लू गैस का इधर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। और इसको एयर प्रीहीटर को घुमाने के लिए ऊपर में गाइड बेयरिंग है, नीचे सपोर्ट बेयरिंग है, उसको ऑयल प्रोवाइड, बियरिंग में ऑयल प्रोवाइड करता है, वो करता है दो एलओपी है, ट्यूब ऑयल पंप, उस पंप से उस बियरिंग में ऑयल जाता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल जाता है, ठीक है। सर एलओपी का फुल फॉर्म, हाँ, एलओपी का फुल फॉर्म था लूब ऑयल पंप, ओके लुब्रिकेटिंग ऑयल पंप, लुब्रिकेटिंग ऑयल पंप। और देखो इसका जो एवरी एयर प्रीहीटर में दो मोटर है, एक मेन मोटर है, एक एयर मोटर है। ये एयर मोटर का ऑप्शन क्यों रखे है,
मान लो रनिंग कंडीशन में पूरा सिस्टम गर्म है, चलते चलते अचानक ये मोटर बंद हो गया, मेन मोटर, ठीक है, तो ये सडनली पूरा स्टैंड स्टिल कंडीशन में नहीं आना चाहिए। स्टैंड स्टिल कंडीशन में आ जाएगा तो क्या होगा कि हमारा पूरा सिस्टम जो जैसे फ्लू गैस इधर से जा रहा है वो पूरा चीज को इतना गर्म कर देगा, ठीक है, और जो सेकेंडरी एयर जा रहा है वो एक पास को ठंडा करते जाएगा, एक पास गर्म होते जाएगा, ठीक है। तो ये अनइक्वल एक्सपेंशन के वजह से पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा, क्योंकि उसमें क्लियरेंस बहुत कम रहता है। अंदर में रोटेटिंग पार्ट है, बाहर में स्टील केसिंग है, तो दोनों में अगर अनइक्वल एक्सपेंशन होगा तो पूरा घिसेगा, टूटेगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये घूम रहा था और हीट बैलेंस कर रहा था। तो ये बोला है कि नॉर्मली मेन मोटर से एसी मोटर से ये घूमता रहता है 12 आरपीएम में, लेकिन एयर मोटर जब भी ये बंद हो जाएगा अगर कोई फॉल्ट में, तो एयर मोटर में भी घूमना चाहिए 3 से 4 आरपीएम के आसपास। कुछ मोटर रोटेशन लेके वो घूमता रहता है, मतलब थोड़ा थोड़ा घूमना चाहिए, नहीं तो पूरा बैठ जाएगा ठीक है, बाद में पूरा काट पीट करके उसको क्लियर करना पड़ेगा। इसीलिए एक तो एयर मोटर का प्रोविजन दिया गया है इसमें। सर ये ऑक्सिलरी ड्राइव होता है क्या, एएम? हाँ सर ये ऑक्सिलरी ड्राइव पर काम करता है क्या, एएम जो है, एयर मोटर जो है? ऑक्सिलरी ड्राइव नहीं, ऑक्सिलरी ड्राइव नहीं, ये सर्विस एयर आता है इसमें। अच्छा जी सर। सर्विस एयर आता है, और सर्विस एयर आके उसमें भी एक मोटर लगा हुआ है जो एयर से घूमता है, ओनली एयर से, ठीक है। तो यस सर। उसके लिए हम लोग सॉरी, जो भी एयर है वो एक सोलिनॉइड लगा हुआ रहता है। ये जो सोलिनॉइड देख रहे हो सॉरी, जो सोलिनॉइड देख रहे हो, ये एयर मीटर बंद होते ही ये सोलिनॉइड ऑटोमेटिक खुल जाएगा, ये इंटरलॉक प्रोटेक्शन दिया हुआ है। और तुरंत सेकेंडरी एयर जो है, सर्विस एयर जो है, इसके अंदर घुस के एयर मोटर चालू कर लेगा, ये एयर मोटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो ये खुद ब खुद घूमता रहेगा स्लो आरपीएम में, ठीक है। और एक मैनुअल ऑप्शन भी दिया हुआ है कि अगर ये काम नहीं किया तो मैनुअल वाला बाईपास लाइन खोल दो, यार इसमें एयर मोटर में एयर आने लगेगा। तो इट इज रिक्वायर्ड at any cost to rotate at minimum RPM, even the main motor get tripped, okay? यस सर। ये देखो एयर मीटर में सेक्शन दिखा दिया हो तुमको। एयर मीटर फ्लू गैस का देखो, ये पूरा आधा पोर्शन फ्लू गैस ले लिया इसमें, ठीक है। ये जो ऑरेंज कलर में जो दिखाया हो ना, ये पूरा आधा पोर्शन फ्लू गैस हो रहा है। फिर आधा पोर्शन में 72 डिग्री एंगल में एक तो सेक्शन किया है, ये सेकेंडरी एयर इस पोर्शन, इस जगह से निकलता है, घुसता है, मतलब ये डाक्ट जो है फिक्स्ड है, लेकिन ये जो टोटल सेक्शन है ना, टोटल सेक्शन घूमता रहता है। तो ये जब भी ये फ्लू गैस डाक्ट के पास आया, ये वाला सेक्शन, ठीक है, फ्लू गैस डाक्ट के पास आया, तो ये हो गया तुम्हारा गर्म, ठीक है। इसके बाद ये जो है डाक्ट का सेक्शन, मान लो जो ऊपर से जो डाक्ट आया है, ये ये जो इतना राउंड है, ये वाला जो पूरा सर्कुलर है, इसमें इतना पोर्शन सेकेंडरी एयर डाक्ट है, ये प्राइमरी एयर डाक्ट है, इतना सा छोटा सा ये फ्लू गैस डाक्ट है, और नीचे वाला पोर्शन घूमता रहता है। तो फ्लू गैस जब भी इसके अंदर से गुजरता है, तो फ्लू गैस डाक्ट इतना बड़ा है, इतना जगह से फ्लू गैस पास हो रहा है, तो पूरा गर्म है, तो इसके अंदर जो भी बास्केट है उसको गर्म कर दे रहा है। फिर एयर पीरिटर घूम के इधर गया, तो जब भी गया ये गर्म बास्केट इधर गया, ठीक है, ये घूम के पूरा आधा मान लो इधर आ गया, तो ये गर्म है, ये भी गर्म है, तो ये सेकेंडरी एयर जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में है, वो इसके थ्रू जब भी पास करेगा तब भी गर्म हो जाएगा, क्योंकि ये गर्म बास्केट के थ्रू पास करेगा, ठीक है। तो ये इट इज द प्रोसीड्योर कि कैसे ये गर्म हो रहा है, ठीक है। अंदर में ऐसे सेक्शन दिया हुआ है,
इसमें सीलिंग भी दिया हुआ है, इधर सीलिंग दिया हुआ है, रेडियल सीलिंग बोलता है, साइड में बाईपास सीलिंग बोलता है, ये बाद में धीरे धीरे सीखोगे। अब देखो कोयला जो CHP से आ रहा है, कोयला आ रहा है, बहुत बड़ा बंकर कन्वेयर बेल्ट वगैरह है, इतना तो जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारा डंपर अनलोडिंग हॉपर बोलते हैं इसको, जो हमारा ट्रक वगैरह आता है इस डंपर में अनलोड करता है, ठीक है। जो भी डंपर देखते हो ना रास्ता में, ट्रक लेके आता है कोयला, इस डंपर अनलोडिंग हॉपर बोलते हैं, इसलिए इसको। इसमें आके फिर इसमें ये जाके इधर आके इधर अनलोडिंग होता है, तो ये रिवर्स घूमता है, इधर जाके यार्ड में भी जमा कर सकता है, नहीं तो ये डायरेक्ट बेल्ट में भी दे सकता है। इधर आ गया, अगर यार्ड में है तो रिक्लेमर रहता है, वो जाके फिर वापस इसको भी दे सकता है, ठीक है। ये इस लाइन में भी फिट कर सकता है, और डायरेक्ट नहीं तो ये स्टॉक में ना जाके ये सीधा आके इसमें भी फिट हो सकता है। अगर इसमें अगर फीड एक बार हो गया तो ये बंकर में जो बेल्ट है, कन्वेयर 4A 4B दोनों है, दोनों साइड में बंकर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, मतलब एक ESP के साइड में है बंकर को 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, ऊपर वाला, नीचे तो एक ही सेक्शन है। तो बंकर का जो ऊपर में 2 सेक्शन, तो 2 बेल्ट दिया हुआ है, एक 4A एक 4B। तो ये ट्रेवलर टिपर है, ये टिपर के थ्रू फीडिंग किया जाता है। तो ये ट्रेवलर टिपर फीडिंग करने में हेल्प करता है। तो ये बेल्ट जो आता है ये सीधा होके ऐसे घूम के फिर ऐसे वापस जाता है, और ये फीडिंग होता रहता है बंकर में। तो यूनिट 1 का बंकर ये है, यूनिट 2 का बंकर ये है, यूनिट 3 यूनिट 4, ठीक है। अब देखो बंकर, इस बंकर का कैपेसिटी 600 मेट्रिक टन है और हाइट है 220 मीटर। ये बंकर का हाइट है 22 मीटर और कैपेसिटी एक बंकर ले लेगा 600 टन का कोयला जमा हो सकता है। अब देखो तुम मिल में आ जाओ, बंकर में तो ले लिए हो, बंकर में ले लिए हो, बंकर ये आप तुम्हारा इधर है। बंकर के बाद ये देखो आके, हेलो यस सर। यस सर। हाँ, सबको समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है कि बोर हो रहे हो? समझ आ रहा है। इंटरेस्ट समझ आ रहा है। अच्छा, तो देखो अभी तुम्हारा क्या है, ये बंकर तक तो हम लोग कोयला ले लिए। अब बंकर से नीचे आके देखो, फीडर बोलते हैं इसको, इसमें बेल्ट रहता है, ठीक है। ये बॉयल वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, VFD से ऑपरेट होता है। इसका जो RPM है, बेल्ट का रोटेशन RPM स्पीड, बेल्ट का जो स्पीड होता है वो वेरी किया जा सकता है, हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग कमांड देते हैं उसी शब्द उसमें वो कमांड VFD में जाता है। VFD इसका स्पीड, बेल्ट का स्पीड कम ज्यादा कर सकता है। अगर ये कोयला बंकर से आता है, ये बेल्ट के ऊपर गिरता है, अगर बेल्ट का स्पीड कम करोगे, बढ़ाओगे और बेल्ट घूमता है तो इस पोर्शन में आके कोयला गिरता है। फीडर आउटलेट गेट ये है, फीडर आउटलेट गेट खोल दोगे तो सीधे आके मिल में आके गिरेगा कोयला। अब बेल्ट जितना स्पीड में घुमाओगे उतना स्पीड में कोयला आता जाएगा, और जितना कम स्पीड में घुमाओगे उतना कम कोयला आता जाएगा। तो आखिर में फीडर का स्पीड ऊपर नीचे करके हम लोग कोयला को, कितना कोयला मिल में लेना है वो हम लोग मतलब ये कर सकता है, मतलब हम लोग रख सकता है कि हम लोग इतना टन कोयला देना है एक मिल में, ठीक है। कि क्योंकि एक मिल का कैपेसिटी है, नीचे लिखा है देखो, कैपेसिटी 50 टन का है। अगर इसको फुल RPM में घुमा दूंगा मैं, जितना कैपेसिटी 100 कमांड इसका कवर कर दूंगा, तो ये 50 टन तक कोयला फिट करेगा ये फीडर मिल में, ठीक है। 50 टन पर आवर है ना? हाँ 50 टन पर आवर। हाँ, TPH लिखा हो ना, टन पर आवर, 50 टन पर आवर। 1 घंटे में 50 टन कोयला फिट कर सकता है ये फीडर। और मिल का भी कैपेसिटी ऐसे करके रखा है कि मिल 50 टन कोयला को 1 घंटे में पूरा ग्राइंडिंग कर देगा। ऐसे नहीं कि मिल में कुछ भी कोयला दे दो, 100 150 टन दे दो, 200 टन दे दो,
और मिल उसको पाउडर कर देगा, ऐसा नहीं। मिल का भी डिजाइन ऐसे किया गया है। ये बाउल मिल है, इसमें एक बाउल है, उसके ऊपर रोलर है, 3 ठो रोलर है, ठीक है। तो बाउल घूमता रहता है और रोलर क्या है, रोलर ऊपर फिक्स रहता है, रोलर का जो एंड कैप रहता है वो भी तुम्हारा घूमता रहता है। तो बाउल जैसे घूमता रहता है रोलर, इसके बीच में 2 से 3 mm का डिफरेंस है, में डिफरेंस है। तो मान लो एक 25-26 मिलीमीटर का एक तो कोयला ऊपर से बंकर से गिरा और नीचे आया, फिर रोलर उसको पीसा, तो 2 mm का गैप रहता है, ठीक है। तो ये घूमता रहता है और पीसता रहता है। ये जाके फिर क्या होता है, हमारे पास देखो ये हॉट एयर गेट है। हॉट एयर गेट क्यों बोलता है कि ये जो प्राइमरी एयर, जो PFN फ्लू गैस जो एयर प्रीहीटर के थ्रू जो आया है गर्म होके आने के बाद ये डक्ट के थ्रू इधर आता है। और ये PFN दो है, ये PFN दो है यार। एयर प्रीहीटर के थ्रू ना आके नॉर्मली एयर प्रीहीटर बाईपास करके जो एयर आता है वो ठंडा रहता है। तो ये 2 डक्ट होता है, एक एयर प्रीहीटर के थ्रू आता है, एक एयर प्रीहीटर का बाईपास करके आता है PFN से। तो जो एयर प्रीहीटर के थ्रू आएगा वो हॉट एयर रहेगा, एयर प्रीहीटर को बाईपास करके आएगा वो ठंडा रहेगा, एटमॉस्फेरिक एयर में रहेगा। तो दोनों को मिक्सिंग जरूरी है, क्योंकि इसका जो जो मिल का जो आउटलेट टेम्परेचर होता है, ये देखो 74 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैक्सिमम 100 हो सकता है, 100 के ऊपर जाएगा मिल आउटलेट टेम्परेचर तो मिल को ट्रिप करवा देगा, ठीक है। तो वो टेम्परेचर हम लोग मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि हम लोग देखे कि प्राइमरी एयर जो एयर प्रीहीटर से निकल रहा है वो 300 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में है। तो उतना डिग्री का टेम्परेचर का एयर अगर दे दूंगा मैं मिल में, तो मिल के अंदर जो कोयला है उसको ही तो बर्न कर देगा। तो मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे ठंडा हवा भी देना है। तो इसके लिए क्या है, एक हॉट एयर गेट है, एक कोल्ड एयर गेट है। ये गेट डायरेक्ट ओपन एंड क्लोज, ठीक है, गेट है ये। हाँ, इसके बाद एक डैम्पर है, हाँ डैम्पर दिया है 2 ठो। ये डैम्पर है, ये पार्शियली ओपन कर सकता हूँ, 20% 30% कर करके धीरे धीरे ओपन क्लोज कर सकता हूँ। ये डैम्पर है, ठीक है। तो ये जो गेट पूरा खुलता है, उसके बाद डैम्पर के थ्रू हम लोग कितना एयर लेना है वो कंट्रोल करते हैं। ये देखो 74 टन एयर लिया हुआ है। तो कितना एयर लेना है वो हम लोग कितना कोयला दे रहा है, जैसे 37 टन पर आवर कोयला इधर हम लोग फिट कर रहा है, उसमें 74 टन एयर हमको देना चाहिए, ठीक है। ये 74 टन एयर ऐसे मिक्स करके देना चाहिए, कोल्ड एयर हॉट एयर की, उसका टेम्परेचर भी है बहुत ज्यादा ना भागे, 95-100 ना हो जाए, ठीक है। तो ये ऐसे तरीके से हम लोग करके आखिर में पूरा पैरामीटर मेंटेन करते रहते हैं। तो कोयला आता है, पीसता रहता है, पाउडर होता रहता है और ऊपर जाता है, और हम लोग ये आउटलेट टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, ये दोनों डैम्पर के थ्रू, और कोल फीडिंग करते हैं फीडर के थ्रू। और सील एयर फैन क्या करता है, इसके अंदर सील एयर फैन अगर चालू करना ही पड़ेगा मिल चालू करने के पहले, क्योंकि सील एयर जो है जितना भी हमारा जैसे बोला है इसमें जो रोलर बियरिंग रहता है उसके अंदर जो स्प्रिंग रहता है और ऊपर में जो पार्ट्स रहता है, सीलिंग जो गास्केट वगैरह रहता है, उस जगह पे जाके अगर कोयला तो अंदर में घूम ही रहा है, फैल रहा है, उस जगह पे आगे अगर चिपक गया तो वो बियरिंग धीरे धीरे जैम हो जाएगा और वो रोलर चोक हो जाएगा, घूमेगा नहीं। उसके लिए ऑलवेज सीलिंग चाहिए होता है, सीलिंग एयर उसमें दिया हुआ रहता है उस पोर्शन में। तो ये इसीलिए सील एयर फैन बोलते हैं। तो ये सील एयर फैन जो है, सील एयर फैन सक्शन लेता है PFN से, ये PFN डक्ट है, इधर से लिया फिर मिल में दिया। तो एवरी मिल में ये वाला डायग्राम कॉमन है, 6 मिल है, मिल ABCDEF 6 मिल है 250 के लिए, 250 सबके लिए डायग्राम एक ही है। इसके बाद 4 पाइपलाइन निकला है इधर से, मिल एवरी मिल से 4 पाइपलाइन निकला है जो बॉयलर के चारों कॉर्नर में चला गया। ये देखो फ्लेम ये जो है ये बॉयलर है, ठीक है, फायरबॉल प्रोड्यूस हो रहा है। अभी देखो इसके आगे एक डैम्पर है, गेट है ये एक्चुअली, ठीक है, बर्नर आइसोलेशन गेट है, ये ओपन ही रहता है, कभी बंद नहीं करते हैं नॉर्मली। तो एक ही मिल से चारों कॉर्नर में जाता है, एक मिल एक कॉर्नर को कवर नहीं करता है, एक ही मिल से 1 2 3 4 चारों बॉयलर के कॉर्नर में चला गया, ठीक है।
तो ये हो गया करीब करीब तुम्हारा मिल से हो गया बॉयलर। आप देखो ये फार्नेस के अंदर क्या हो रहा है, ये कोयला के बर्नर जो कोयला के अंदर अभी मैं भेजा हूँ, ये देखो ये इधर तक तो पहुंचा दिया हूँ मिल को। अंदर में ये कोल बर्नर है, कोल बर्नर के अंदर क्या हो रहा है अभी देखो इसके अंदर तो यार है, मैं तो इसके अंदर से यार दिया हूँ 74 टन यार दिया हूँ, वो कन्वे करके ले गया है बॉयलर तक। तो ये जो इसके अंदर ये प्राइमरी एयर है, तो ये कोल बर्नर है, तो ये जो एयर है कोयला के अंदर में पूरा भेज रहा है फार्नेस के अंदर भेजने के बाद तुरंत वो जल जाता है, ठीक है, क्योंकि अंदर में तो पूरा गर्म है, 800 डिग्री 850 डिग्री की टेम्परेचर में अंदर पूरा है, तो कोयला अंदर घुसते ही पूरा जल जाएगा, एक तो पाउडर कंडीशन में है, ठीक है। अब जाके ये एक फायर बॉल प्रोड्यूस करता है, कॉर्नर फायरिंग होता है हमारे इधर, कॉर्नर फायरिंग स्ट्रक्चर दिया हुआ है। कॉर्नर फायरिंग स्ट्रक्चर देने से क्या होता है, एक फायर बॉल क्रिएट हो रहा है। तो कैसे एंगल में दिया हुआ है देखो, ये मैं बताया था कि इसमें तुम्हारा ये आ रहा है, ये एक तो एंगल में दिया है, ठीक है, रेयर वाटर वॉल, और ये देखो फ्रंट वाटर वॉल, ठीक है, मतलब फ्रंट वाटर वॉल, फ्रंट बॉयलर का फ्रंट है, ये बॉयलर का रेयर है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। तो अभी एक कॉर्नर 1 इसको बोलते हैं, कॉर्नर 2 इसको बोलते हैं। तो जो लेफ्ट है, लेफ्ट हैंड साइड अगर पकड़ लेंगे तो फाड़ने हमारे चिमनी की तरफ खड़ा हो जाएंगे, तो बॉयलर का हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जो साइड आएगा फार्नेस का उसको लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे। तो उसमें पहला वाला कॉर्नर को कॉर्नर 1 बोलेंगे। तो ये वाला कॉर्नर 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। तो अभी उसमें कैसे फिट दिया जा रहा है, ये 43 डिग्री का एंगल किया है इसमें, और ये 31 डिग्री का एंगल किया है, ठीक है। ऐसे करके उसको भेजते हैं, तो एक साइक्लोन क्रिएट होता है बीच में। इसमें क्या होता है, एक फ्लेम दूसरे फ्लेम को ओवरलैप करता है, नंबर 1। दूसरे होता है कि एक साइक्लोन क्रिएट होता है, एक दूसरे को ऐसे करके अगर फीडिंग किया जाएगा तो अगर ये साइक्लोन क्रिएट होगा तो रेसिडेंस टाइम बढ़ता है। तो 2 होता है, एक फ्लेम ओवरलैप होता है, एक रेसिडेंस टाइम बढ़ता है। इसके वजह से ज्यादा देर तक कोयला का कंबशन हो सकता है। तो कोयला का कंबशन ज्यादा देर तक होगा तो अनबर्न कार्बन कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये दिस इज द पर्पस ऑफ द टेंजेंशियल कॉर्नर फायर बॉयलर, ठीक है, कॉर्नर फायरिंग। तो कॉर्नर फायर में एक फायर बॉल क्रिएट किया जाता है बीच में, ये फायर बॉल क्रिएट होने से रेसिडेंस पावर बढ़ता है, रेसिडेंस टाइम बढ़ता है, ठीक है, कंबशन का। तो इसमें अनबर्न कम हो जाता है, अनबर्न कार्बन कम हो जाता है, ठीक है। जो भी कार्बन आ रहा है, जो भी कोयला आ रहा है, उसमें अनबर्न कार्बन कम हो जाता है। उसके बाद ये देखो सेकेंडरी एयर डैम्पर है, सेकेंडरी एयर डैम्पर, सेकेंडरी एयर डैम्पर कंट्रोल्स लिखा है। सेकेंडरी एयर डैम्पर क्या होता है, मैं जो बोला ना, जो एफडी फैन प्रोवाइड करता है सेकेंडरी एयर, ठीक है। आप देखो ये आगरा ए जो है, ए कितना सारे डैम्पर है, ए बी बी सी डी, ठीक है। तो ये जो साइड में मैंने बोला ना, विंड बॉक्स होता है, चेम्बर होता है, जो एफडी फैन से एयर आके उस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में चेम्बर होता है। चेम्बर के दोनों साइड में गेट होता है, छोटा छोटा गेट होता है, ठीक है यार। वो गेट जो है आखिर में ये सेकेंडरी एयर डैम्पर है, जो गेट है मतलब वो डैम्पर है। वो डैम्पर क्या है, कितना परसेंट खुलेगा, कितना परसेंट ओपन होगा, इसका भी एक लॉजिक है, ठीक है। ये कितना एयर जाएगा, ऐसा नहीं कि एक डैम्पर पूरा 100% खुला रहेगा और धकाधक पूरा एयर बॉयलर के अंदर चला जाएगा, तो पूरा तो ओवर कंबशन हो जाएगा, ये कंबशन ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसका क्या है कि हमारा जो फर्नेस टू इनबॉक्स डीपी, फर्नेस टू इनबॉक्स, अब देखो एफडी फैन जो विंड बॉक्स के अंदर जो एयर भेज रहा है उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है विंड बॉक्स के अंदर, और मैं बताया हूँ कि फर्नेस के अंदर नेगेटिव प्रेशर रहता है, ठीक है। तो एक तो
विंड बॉक्स के पॉजिटिव प्रेशर और फर्नेस के अंदर नेगेटिव प्रेशर, ये दो ठो अगर प्लस माइनस करोगे तो क्या होगा, कम से कम देखा जाएगा कि 70-80 मिलीमीटर ऑफ वाटर कॉलम का प्रेशर डेवलप हो जाता है फुल लोड में, 80-90। हाँ, मेन टारगेट हमारा होता है 100 डिफरेंस ऑफ प्रेशर, विंड बॉक्स का प्रेशर और फर्नेस इनसाइड प्रेशर, ये डिफरेंस को बोलता है डिफरेंशियल प्रेशर ऑफ विंड बॉक्स। ठीक है, तो ये जो इसको हम लोग मेंटेन करते हैं, इससे क्या होता है, ज्यादा प्रेशर अगर डिफरेंस रखोगे तो वो जो तुम्हारा बर्नर से जो कोयला निकल रहा है उसका लेंथ भी ज्यादा होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेशर से एयर जो सेकेंडरी एयर जा रहा है वो कोयला को एकदम फर्नेस के अंदर ले जाएगा। तो इसमें फ्लेम लेंथ डिपेंड करता है कि विंड बॉक्स का और फर्नेस का प्रेशर का डिफरेंस कितना है, डीपीटी कितना है। ठीक है, डीपी कितना है, डीपी अगर 100 के आसपास होगा तो बहुत अच्छे से फ्लेम लेंथ बनेगा। तो ये फ्लेम लेंथ बनने के लिए हम लोग इस डैम्पर को बहुत ज्यादा खोल देंगे तो डीपी धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए इसको ऑटो में रखते हैं। ठीक है, इसको ऑटो में रखते हैं और बॉयलर लोड जो है उसको हम लोग बॉयलर लोड के हिसाब से जो भी लॉजिक बनता है उतना हिसाब से डीपीओ मेंटेन करेगा। कैसे मेंटेन करेगा, उसी हिसाब से ये खुलेगा बंद होगा। तो ये देखो आगरा मतलब कोल। ठीक है, अब डैम्पर कितना है, आगरा एक तो डैम्पर है, ये कोल डैम्पर है। ठीक है, जो कोयला आ रहा है आगरा मिल से, हर कॉर्नर में ऐसे आगरा डैम्पर बना हुआ है जो कोयल जो आ रहा है उसको सेकेंडरी एयर प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद देखो बॉम्बे मिल इधर है, कलकत्ता मिल के लिए डैम्पर इधर है, दिल्ली मिल के लिए इधर है, इंग्लैंड मिल के लिए इधर है, फ्रांस मिल के लिए इधर है। तो बीच वाला क्या है, एबी क्या है भाई, एबी के एआरबी के बीच में एबी है कि उसको आगरा जो भी कोयला लेके आ रहा है साथ में प्राइमरी एयर लेके आ रहा है और थोड़ा सा सेकेंडरी एयर प्रोवाइड कर रहा है इस डैम्पर के थ्रू, ये सफिशिएंट नहीं है बर्निंग के लिए। एक सेकेंडरी कंबशन भी चाहिए कंप्लीट कंबशन के लिए, वो प्रोवाइड करता है ये डैम्पर, एबी डैम्पर। एबी डैम्पर क्या करता है, सेकेंडरी एयर प्रोवाइड करता है, सेकेंडरी एयर। हाँ सर, ये आगरा मिल बॉम्बे मिल ऐसा क्यों रखा गया है सर नाम इन सबका? अच्छा, वो देखो ये किसी को कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि किसी को अगर बोलते ए तो कभी कभी देखो अपोजिट साइड से पूछा जाता है ए फॉर आगरा है क्या, ए फॉर अमिताभ है क्या, ऐसे क्लियर करते कि नहीं करते? यस सर। तो एकदम कंफ्यूजन ना हो, किसी को बोलने के टाइम में डायरेक्ट आगरा बोलो तो वो कंफ्यूजन नहीं होगा। आगरा मतलब आगरा ए के पास ही जाएगा, कलकत्ता बोलोगे तो सी के पास ही जाएगा, लेकिन सी बोलोगे तो हो सके उसको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो जाए, कभी सुनने में दिक्कत हो जाए। हाँ, सी की जगह ई सुने, ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन कलकत्ता बोलोगे तो कभी इंग्लैंड के पास नहीं जाएगा, वो जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो दैट इज द फैक्ट। इसी पे सर ये फर्नेस का ये कॉर्नर है क्या सर, बर्नर जो आ रहा है उसका? सब ये आगरा मिल बॉम्बे मिल सब करके जो आ रहा है वो, हेलो? हाँ, आगरा बॉम्बे कलकत्ता। सर जो ये आ रहा है वो फर्नेस का जो कॉर्नर होता है वो है, जो नोजल बना होता है, नोजल है सर ये सब? हेलो? हाँ, उसमें ना नोजल बना हुआ रहता है, बर्नर हर कॉर्नर में बर्नर रहता है, एक कोल्ड बर्नर रहता है, उसके बाद ऑयल बर्नर भी रहता है। ऑयल बर्नर के बारे में भी सुने होंगे कि ऑयल में ऑयल बर्नर, जी सर, जो जिसका से सर्कल होता है और उसका से रेक्टेंगल ऐसा होता है ना सर? हेलो? हाँ जी सर, ऑयल का गोल आकार होता है और कोल का से डिब्बा टाइप होता है। कोल का डिब्बा टाइप का डिब्बा टाइप का कुछ नहीं है ऐसे ना। तुम जो देखोगे ना, जो नोजल है जी सर, जो एक तो पाइप टाइप का आता है, वो एक तो नोजल बनाता है। उसके बाद क्या है, वो एक तो स्क्वायर शेप का उसमें बॉक्स होता है, ठीक है,
क्योंकि वो जो पाइप जो बनाया नोजल, ठीक है, उसके बाद बोला ना सेकेंडरी एयर भी चाहिए, तो वो नोजल के बाद जो बॉक्स बनाया है उसके थ्रू सेकेंडरी एयर उसमें घुसता है, ठीक है। तो एक तुम्हारा इसमें देखा सकता हूँ, ऑन कर दो क्या, इसको ऑन किया हुआ है क्या? अब देखो मैं इसको थोड़ा दिखा रहा हूँ, जैसे तुम्हारा ये ठीक है, दिख रहा है क्या? हाँ यस हाँ, सर। दिख पा रहे हो ना, ये कोल आ रहा है प्लस प्राइमरी एयर, दोनों इसके साथ आके, अगर हाँ ये फार्नेस अगर बोलोगे, ये फार्नेस वाल है, ठीक है। ये वाटर वाल अगर हो गया, मान लो एक कोई भी एक कॉर्नर का बात कर रहा हूँ, कोल भी आ रहा है, प्राइमरी एयर भी आ रहा है, अब उसके बाद क्या है, ये विंड बॉक्स होता है, ये इतना ऊपर तक विंड बॉक्स होता है, ये विंड बॉक्स, ठीक है, ये विंड बॉक्स, वाटर वाल ऊपर चला गया है, नीचे भी है, ठीक है, ये विंड बॉक्स, इसमें सेकेंडरी एयर भरा हुआ है, ठीक है। तो वो क्या करता है, इधर से ले आके ना इधर एक बॉक्स बनाता है ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो इसमें सेकेंडरी एयर भी घुसेगा, ठीक है। तो तुमको आखिर में जाके ना ये बॉक्स टाइप का दिखेगा थोड़ा, ठीक है, बॉक्स टाइप का दिखेगा तुमको। तो इसमें ऐसे, हाँ, ऐसे करके बॉक्स रहेगा। तो ये जाके आखिर में क्या है, कोयला के साथ ये एयर मिक्स हो जाएगा, एयर भी मिक्स हो जाएगा, ये आके जाके ऐसे करके फानस के अंदर, ये अगर इस जगह पे अगर फायरवॉल है, इतना दूर तक पहुंच जाएगा। तो ये सेकेंडरी एयर भी घुस रहा है, तो ये जो पोर्शन है, ये तुमको थोड़ा सा लगेगा कि डब्बा टाइप का है, ठीक है, और नोजल ये है, ठीक है, ये कंडीशन बनता है, ठीक है। तो हर कॉर्नर में जाओगे, एक एक कॉर्नर में, तो ये कॉर्नर में, हर कॉर्नर में ऐसे करके कोल पाइप तो घुसा है, ठीक है। जी सर। हेलो सर। हाँ बोल सर ये तो देख, ये जो आगरा, मुंबई, फ्रांस, ये सब है, इसमें एयर फ्यूल मिक्सर रहता है ना? ये देखो, ये जो है ना विंड बॉक्स, विंड बॉक्स, ये विंड बॉक्स, ठीक है, और ये डक्ट, ठीक है।
ये FD फैन, ये तुम्हारा हो गया आगरा FD बॉम्बे से AR आता है, ठीक है, AR इधर आता है, ठीक है, ये सेकेंडरी AR, ये सेकेंडरी AR, ठीक है। तो देखो इस साइड में विंड बॉक्स नहीं है, ओनली ये, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में है, ठीक है। इसको दिख पा रहे हो ना? यस सर। यस सर। हाँ, वो ऐसे करके है, दोनों साइड में विंड बॉक्स है, सेकेंडरी एयर भी इसमें हर कॉर्नर में घुसेगा ऐसे करके, ठीक है। इधर अगर ऐसे है तो हर कॉर्नर में पोजीशन रहेगा, ठीक है। ये सीधा आएगा ऐसे करके, हाँ, वो हॉट एयर का चक्री बनाएगा ना सर? हाँ, मतलब वो जो गोल गोल मतलब आग लगते वो हॉट एयर का ये बनाएगा ना, वाटर वो जो फायर बॉल जो बन रहा है सर वहाँ पर गोल गोल जो हर जगह पे, मतलब वो फायर सर ऊपर जो निकलेगा वो गोल 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 चक्री की जैसा ना यहाँ पर जो बताए हैं सर आप, वो जेट ये के पास सर जो नोजल के गोल पास होता जो है बताए, उसको नोजल के थ्रू स्प्रे किया जाता है ना सर फायर बॉल पे? हेलो हाँ, स्प्रे, क्या चीज का स्प्रे? सर, जो कोल होता है उसको नोजल के थ्रू स्प्रे किया जाता है फायर बॉल पे? स्प्रे नहीं, अभी जो PFN जो इतना प्रेशर से मिल के अंदर एयर फ्लो दे रहा है और मिल से पूरा हाई प्रेशर से उसको उड़ा के ले आके फार्नेस के अंदर से पूरा इतना स्पीड में जो फेंकता है ना, ये PFN ही फेंकता है। जी सर। सर उसमें मॉइस्चराइज नहीं होता ना सर? ये प्राइमरी एयर कोयला के साथ रहेगा, मैं बताऊं ना, कोल प्लस प्राइमरी एयर मिल से आता है, ठीक है। अब देखो मैं बोला हूँ ये नेगेटिव प्रेशर में है -10 और ये पॉजिटिव प्रेशर में है, ठीक है, 70 mm और ये -10 है, ठीक है, तो 70, ठीक है। और ये जो है मतलब डिफरेंस कितना है, -10, तो हो गया ना 80 मिलीमीटर ऑफ वाटर कॉलम हो गया ना। तो ये जो डिफरेंस है मतलब ये विंड बॉक्स का प्रेशर और फार्नेस का प्रेशर, हाँ, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा है? ये तो सेकेंडरी एयर भी उसको हाई प्रेशर दे रहा है, ठीक है, एकदम सेकेंडरी एयर बहुत हाई प्रेशर में इसमें घुस रहा है, ठीक है। इसका देखो डिफरेंस इतना है, इतना डिफरेंस अगर होगा तो ये कितना प्रेशर में फ्लेम को आगे लेके जाएगा, प्लस ये जो प्राइमरी एयर भी है उसमें भी 780 मिलीमीटर ऑफ वाटर कॉलम का प्रेशर रहता है प्राइमरी एयर में जो PFN से निकलता है। तो इतना सारे प्रेशर से वो पूरा फर्नेस के अंदर तक पहुंच जाता है वो। सर पहले, हेलो, हाँ बोलो। पहले हम लोग, मैं ये सोचता था सर कि ना फर्नेस में पूरा कोल को भर दिया जाता था। हेलो, हाँ, फर्नेस में पूरा कोल भर दिया जाता था, सोच रहा था सर, पहले ऐसा स्प्रे किया जाता था, नहीं सोचा था। फर्नेस के अंदर कोयला भर दिए जाओगे, भर दोगे? वैसे सोच रहा था सर पहले मैं। अरे नहीं सर, केवल 4 ही नोजल रहते क्या सर? हाँ, 1 मील के लिए 1 मील 4 नोजल क्रिएट प्रोवाइड करते हैं 4 कॉर्नर में, ठीक है। यस सर। सर एक कॉर्नर में कितने नोजल रहते हैं सर, अगर 560 मेगावाट का है तो? 560 भूल जाओ, 250 का बात करो तुम। तो 250 में कितना नोजल रहता होगा सर? अलग अलग रहता है। तुम 560 में क्यों घुस पा रहे हो? तुम 250 को हजम करो पहले।
जी सर, जी सर। तुम 250 का डायग्राम बता रहा हूँ, तुम 560 क्यों बोल रहे हो, कभी बोल रहे हो बोलोगे 1000, कभी बोलोगे कुछ भी बोलोगे, उसका डिजाइन मैं तुमको नहीं बता रहा हूँ अभी। मैं जो बता रहा हूँ उसको समझने का कोशिश करो कि हर चारों कॉर्नर में होता है, तो एक मिल जो कोयला भेजता है चारों कॉर्नर में पहुंचता है, फार्नेस का चारों कॉर्नर में पहुंचता है एक मिल से। एक जी मिल से सर। 4 ठो पाइप निकलता है, 4 ठो पाइप, कोल पाइप, ठीक है। जी एक सर। मिल में जो भी कोयला फाइन होता है वह ग्राइंड होता है, वो उसके बाद 4 ठो पाइप के थ्रू फार्नेस का चारों कॉर्नर में पहुंच जाता है। और एक मील अगर चारों कॉर्नर में पहुंचा सकता है, हमारे पास 6 ठो मील है, तो 6 ठो मील कहाँ पहुंचा रहा है, देखो इधर देख पा रहे हो ना स्क्रीन में, ये देखो आगरा मिल इधर पहुंचाया, बॉम्बे मिल इधर पहुंचाया, कलकत्ता मिल इधर कोयला पहुंचाया, दिल्ली मिल इधर पहुंचाया, इंग्लैंड मिल इधर पहुंचाया, फार्नेस मिल इधर पहुंचाया, ठीक है। यस सर। यस सर। तो सर देखो एक चीज जानना था सर। 6 ठो सर ये मिल, जो जब एयर और कोल का मिक्सचर फर्नेस में मतलब फ्लो किया जाता है, तब एक ही साथ चारों को फ्लो किया जाता है क्या? एक ही साथ, हाँ, एक मिल चलाओगे तो चारों कॉर्नर में चला जाएगा, क्योंकि एक मिल अगर हमारे पास सर्विस में है तो एक मिल से 4 ठो कोल पाइप निकला है, ठीक है। देखो मैं अभी ये बताया हूँ, ये देखो स्क्रीन, देखो स्क्रीन देख पा रहे हो ना, हाँ सर। यस सर। स्क्रीन में देखो ये एक ठो पाइप, ये एक 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर पाइप, ये देखो कैसे गया है, फार्नेस के चारों कॉर्नर में गया है ना, ये कॉर्नर जी सर। 1, कॉर्नर 2, कॉर्नर 3, कॉर्नर 4, चारों कॉर्नर में गया। ये तो एक मिल सर्विस में लिया हूं, मतलब चारों कॉर्नर में भेजा हूं। अब देखो आगरा वाला जो एलिवेशन है उसमें भेजा हूं, आगरा मिल से, ठीक है। आगरा मिल से ये वाला एलिवेशन में ही भेज पाया हूं। अब जब बॉम्बे लूंगा तो ये वाला एलिवेशन में चला जाएगा कोयला, ठीक है। जब कलकत्ता लूंगा, मिल कलकत्ता लूंगा तो ये वाला एलिवेशन में चला जाएगा। अब देखो जब भी आगरा लूंगा तो ये सेकेंडरी एयर डैम्पर हमारा साथ देगा, वो थोड़ा वो मॉड्यूलेटिंग करना चालू कर देगा, क्योंकि आगरा में जो भी कोयला ले आया हो उसको सेकेंडरी कंबशन चाहिए, वो तुरंत अपने हिसाब से ऑटोमेटिक कंट्रोल होना चालू कर देगा, सेकेंडरी एयर वो देता रहेगा सेकेंडरी कंबशन के लिए, ठीक है। ऐसे करके हर मील चारों कॉर्नर में, हर मील एक एक चारों कॉर्नर में देता है, एक एक पाइप भेजता है, एक एक कोल पाइप भेजता है चारों कॉर्नर में। एक मिल चारों कॉर्नर में एक एक कोल पाइप, मतलब 4 कोल पाइप भेज दिया। अब दूसरा मिल लूंगा तो 8 ठो कॉर्नर में कोयला चला जाए, 8 ठो कोल बर्नर में कोयला चालू हो जाएगा, क्योंकि एक मिल मतलब 4 बर्नर, 2 मिल मतलब 8 बर्नर, कोल बर्नर का बात कर रहा हूँ, ठीक है। यस सर। ये देखो मैं बताया हूँ, ये देखो फ्यूल एयर्स, इसे सेकेंडरी एयर जा रहा है, फ्यूल एयर मतलब ये कोयला और प्राइमरी एयर ये जा रहा है, ये सेकेंडरी एयर इधर से आ रहा है, ये दोनों मिला के इधर जा रहा है। ये देखो ओवरफायर है, ये जैसे बोला ना, ये वाला जो ए बी डैम्पर, ए और बी, इसके बीच में ए बी डैम्पर करके एक तो है, ठीक है, वो ये वाला है सेकेंडरी एयर। ये ओवर मतलब ज्यादा एयर फेंक रहा है, अभी क्या कर रहा है, उससे कंप्लीट कंबशन होता है, सेकेंडरी कंबशन चाहिए। सेकेंडरी एयर, सेकेंडरी कंबशन क्यों चाहिए भैया, पहले ही इतना एयर दे देंगे, एक तो अनबर्न हो जाएगा, इतना कोयला जल नहीं पाएगा एक साथ में, थोड़ा बहुत ऊपर में दे देंगे तो क्या होगा, थोड़ा जो कोयला और थोड़ा ऊपर उड़ के आया है, ठीक से जल नहीं जला है, फिर ऑक्सीजन के टच में आएगा, फटक से जल जाएगा वो, ठीक है। और क्या होगा, एक ही साथ में सारे कोयला को जलाऊंगा तो क्या होगा ना, बहुत ज्यादा टेम्परेचर क्रिएट कर जाएगा, ठीक है। तो पार्ट बाय पार्ट थोड़ा थोड़ा करके जलाऊंगा कोयला को, ठीक है। तो उसमें क्या है, फार्नेस टेम्परेचर बहुत ज्यादा पहुंचेगा नहीं, बहुत ज्यादा फार्नेस टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो उसमें खतरा है, नॉक्स प्रोड्यूस हो जाता है। नॉक्स प्रोड्यूस करना भी पॉल्यूशन के खिलाफ जाना, नॉक्स का लिमिट रखना है, नॉक्स देखना है। अब देखो नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या रिपोर्ट है? है
जो नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल था वो क्या था? कौन सा था? जो अभी फायरबॉल दिखा रहे थे फायर वाला, तो उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल है, इसका क्या यूज? पॉजिटिव और नेगेटिव? पिछले वाला स्लाइड में सर, पिछले वाले स्लाइड में सर, हाँ जो नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल है। हाँ ये वाला ना? यस सर। हाँ ये इसमें तो नॉक्स बोलते हैं मेरे भाई। नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल है ये क्या है सर? मतलब नॉक्स, एनो मॉलिक्यूल। नॉक्स का एनो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जब रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाता है ना, उसमें NO2 हो सकता है, NO4 हो सकता है। तो ये जो होता है, ये नॉक्स जो पोल्यूशन क्रिएट करता है, पोल्यूशन क्रिएट करने वाला चीज होता है, ठीक है। तो ये नॉक्स जो है, नॉक्स आगे जाके नाइट्रिक एसिड क्रिएट कर सकता है, ठीक है। और वायुमंडल के लिए नॉक्स ठीक नहीं है, वो बहुत सारे खतरा पहुंचाता है वायुमंडल में। तो इसीलिए बोलते हैं नॉक्स बिल्कुल ही मत छोड़ो। सॉक्स छोड़ोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड तैयार होगा, एसिड क्रिएट होगा दुनिया भर में, एयर में एसिड घूमता रहेगा, जगह जगह पे एसिड फेंका जाएगा। मतलब देखोगे तो हर जगह पे थोड़ा सा एसिडिक टाइप का मॉइस्चर, मतलब एटमॉस्फेयर हो जाएगा। बाइक में देखना, एसिड गिरोगे तो बाइक का कलर खराब हो जाता है, गाड़ी का कलर खराब हो जाता है। तो ये पावर प्लांट के आजू बाजू में बहुत ज्यादा एसिडिक है एटमॉस्फेयर सॉक्स के कारण। सॉक्स, नॉक्स तो डायरेक्ट वायुमंडल को हीट करता है। तो ये नॉक्स को अवॉइड करना है। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है तो नॉक्स क्रिएट होता है। तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बीच बीच में आके ये सब ऑडिट करके जाता है कितना सॉक्स क्रिएट होता है। तो सेकेंडरी कंबशन बहुत जरूरी है। एक ही बार में कंबशन करोगे तो बहुत ज्यादा हीट क्रिएट होगा, बारी बारी धीरे धीरे कंबशन करोगे तो हीट प्रोड्यूस उतना ज्यादा नहीं होगा, उससे उतना ज्यादा फर्नेस टेम्परेचर नहीं भागेगा, तो नॉक्स क्रिएट नहीं होगा। हाँ, एक ही दिन में सब सीख जाओगे, सीख जाने का कोशिश करोगे। हाँ, एक ही दिन में तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, बहुत सारे है। हाँ, তো মোটামুটি যে তোমাদের যেগুলো বলছি না, এতেই তোমরা অনেক কিছুই বুঝে যাবে, ঠিক আছে। আর হয়তো বুঝছো, আর তার মধ্যে যদি খুব বেশি থাকে তাহলে मुझे समझाना, मतलब मुझे बताना। बाकी तो मैं जितना हो सके जो बता रहा हूँ, हो सके तुम्हारा बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है, एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए तुम लोगों को। अब देखो ये जो है, ये टरबाइन साइड में है। टरबाइन साइड में देखो ये जो है, ये जो 3 ठो पंप है, 3 ठो पंप क्या करते हैं, DMCW पंप, DM ट्रांसफर पंप बोलते हैं इसको, DM मेकअप पंप बोलते हैं इसको, उसको छोड़ दो। ये जो कंडेंसर है, कंडेंसर जो है, कंडेंसर में कहाँ से आता है, ये वाला उठा दो ना थोड़ा सा ऊपर, ये बीच में आ गया, ऊपर स्लाइड के बीच में आ गया है, और वह भी तुलो ना खींचे कुछ। हाँ, अब देखो ये कंडेंसर आ गया। कंडेंसर में स्टीम आता है टरबाइन से, सॉरी, टरबाइन, LP टरबाइन के बाद कंडेंसर रहता है, ठीक है। आप LP टरबाइन के बाद जो भी बहुत लो टेम्परेचर और प्रेशर में स्टीम आके कंडेंसर के अंदर घुसता है, लो प्रेशर टरबाइन के बाद एग्जॉस्ट से, उसके बाद कंडेंसर में आके पूरा ठंडा होके वो पानी बन जाता है। कंडेंसर में कूलिंग वाटर दिया जाता है, वो पूरा ठंडा कर देता है। इस जो भी स्टीम थोड़ा बहुत रहता है वो पूरा ठंडा होकर कंडेंस होके पूरा पानी होके हॉट ऑयल बोलता है, इसके नीचे रहता है, सॉरी, हॉट ऑयल में जमा हो जाता है। ये हॉट ऑयल से फिर ये कंडेंसर एक्सट्रैक्शन पंप है 3। ये कंडेंसर एक्सट्रैक्शन पंप क्या करता है, हॉट ऑयल से पानी लेता है और
कंडेंसर एक्सट्रैक्शन पंप इसलिए बोला जाता है कि कंडेंसेट जो है वो होटल से आगे उसको पंप करके भेजता है, ठीक है। तो कंडेंसर एक्सट्रैक्शन पंप CP 3 ठो रहता है, 2 ठो चलता है, 1 ठो स्टैंड बाई रहता है। तो ये जाके आगे बढ़ाता है, ये सीधे आके इधर आके ये लाइन के थ्रू ये कंडेंसेट कंडेंसेट कंट्रोल स्टेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। जो कंडेंसेट कंट्रोल स्टेशन बोलते हैं इसको। ये जो 3 ठो वाल्व है, 3 वाल्व के कोई एक वाल्व को हम लोग सर्विस में ले सकते हैं, इसके थ्रू फिर आगे जाता है। तो ये CP हो रहा गया, ग्लैंड स्टीम कंडेंसर ये हो गया ग्लैंड स्टीम। जो टरबाइन में ग्लैंड में जो स्टीम देते हैं वो आके क्या होता है, इस ग्लैंड स्टीम कंडेंसर में घुसता है। फिर ये जो CP जो पानी भेजता है, पानी देता है, वो पानी इसके थ्रू ग्लैंड स्टीम कंडेंसर के थ्रू आगे बढ़ता है और ग्लैंड स्टीम जो भी आता है ग्लैंड स्टीम कंडेंसर में वो ठंडा हो जाता है, ठंडा होके फिर होटल में चला जाता है। तो कंडेंसेट वाटर ये इस लाइन के थ्रू इधर आके ये स्टेशन के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, ये कंट्रोल वाल्व है, ठीक है। ये कंडेंस इसके जाके आगे बढ़ता है, आगे जाके LP हीटर में घुसता है और इसमें रिसर्कुलेशन दिया हुआ है। एक तो देखो ये रिसर्कुलेशन लाइन दिया हुआ है CP का। ये रिसर्कुलेशन लाइन क्यों दिया है कि मान लो किसी भी कारण ये पूरा वाल्व बंद है और तुम CP चालू कर दिए हो, तो बंद कंडीशन ये डिस्चार्ज वाल्व भी खुला है, तो इस टाइम में ये चार्निंग इफेक्ट हो जाएगा पंप के अंदर, पंप का इम्पेलर डैमेज हो सकता है। तो एक फ्लो मेंटेन होना बहुत जरूरी है, ठीक है, पंप के अंदर। तो इसलिए एक रिसर्कुलेशन लाइन दिया हुआ है जो तुमको खोल के रखना है पंप चालू करने के पहले। तो ये वापस होटल में भेजता है पानी कंडेंसर, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा देखो कंडेंसेट फ्रॉम GSC, मतलब ये तुम बताया दिया हो ना, ये तुम्हारा इतना दूर आने के बाद आगे बढ़ रहा है CD29, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट LP हीटर में पहुंचेगा, ठीक है। ये देखो ये LP हीटर में पहुंच CD29। ये जो वाल्व है ये ड्रेन कूलर, ठीक है, ये ड्रेन कूलर करके तो कूलर है, उसमें से थ्रू आके ये LP हीटर 1 में पहुंच रहा है। LP हीटर लो प्रेशर हीटर 1, ठीक है, इसमें से निकल के इसमें जा रहा है, फिर इधर आके इसमें थ्रू जाएगा पानी लो प्रेशर हीटर 2, इसके थ्रू इसके अंदर घुसेगा, निकलेगा इधर। तो ये अभी क्यों ऐसे LP हीटर क्यों दिया हुआ है, इतना सारे LP हीटर इसलिए दिया हुआ है कि ये जब भी घुस रहा है या निकल रहा है, ठीक है। अब देखो 46 सेल्सियस का टेम्परेचर का पानी घुसा है और निकला कितना 70 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर गेन किया है। टेम्परेचर गेन कहाँ से किया है, इसमें एक्सट्रैक्शन दिया हुआ है, ये LP टरबाइन से लिया हुआ है, स्टीम LP टरबाइन से स्टीम लिया हुआ है, वो आके इसमें दिया है, वो इसको गर्म कर रहा है, ठीक है, इसमें दिया है। तो ये जो पानी आ रहा है वो पानी गर्म होकर बाहर निकल रहा है और हीट कहाँ से ले रहा है, एक्सट्रैक्शन स्टीम से। ऐसे करके LP हीटर दिया हुआ। आखिर में इसमें एफिशिएंसी बढ़ता है। आखिर में कैलकुलेशन किया करके देखा गया कि इसमें हम लोग बॉयलर में जो पानी हम लोग दे रहा है इकोनोमाइजर में, वो जितना टेम्परेचर पहले वो गेन करके पहुंचेगा बॉयलर से, उतना कम टेम्परेचर लेगा, क्योंकि उसका पहली टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। इसका मतलब बॉयलर में जितना हॉट वाटर दे सकते हैं उतना बॉयलर में हीट जो लेता है, साक करता है, ठीक है, वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो बॉयलर में हीट कम देना मतलब हमारा कोल कम हो जाएगा, कोल कंजम्पशन कम हो जाएगा। तो ये हीटर बीटर वगैरह रखा हुआ है। हीटर नहीं होता तो क्या होता, हीटर नहीं होता हो तो ये 46 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का पानी सीधा डिएटर में जाता, लेकिन बीच में हीट करके देखो कहाँ पहुंचा दिया, 113 डिग्री में पहुंचा दिया उसको।
तो अभी कितना अच्छा हो गया है कि थिएटर में 113 डिग्री का टेम्परेचर का जा रहा है, ठीक है। अभी ये फायदा हुआ है कि बीच बीच में हीटर दे दिया, वो गर्म कर दिया वो पानी को, ठीक है, तो धीरे धीरे गर्म ही होते जा रहा है। तो आखिर में हम लोग इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है, इसीलिए बीच बीच में हीटर दिया हुआ है। और हीटर का जो ड्रेन है एलपी ड्रेन फ्लश टैंक करके दिया हुआ है। ये इसका ड्रेन कौन सा चीज का ड्रेन बोलोगे सर, क्या आ रहा है ड्रेन में? ये जो कंडेंसेट है पानी, वो इसका ड्रेन नहीं होता है। जो एक्सट्रैक्शन से स्टीम ले रहा हूँ वो कंडेंस हो जा रहा है, वो ड्रेन क्या होता है, एलपीटर 3 का जो एक्सट्रैक्शन है वो एलपीटर 2 में आ जाता है। एलपीटर 2 का जो ड्रेन है वो एलपीटर 3 में आ जाता है। लेकिन अगर किसी भी कारण एलपीटर दूसरे एलपीटर में नहीं जा पाया तो डायरेक्ट एलपी फ्लश टैंक में आ जाएगा, ऑप्शन दिया हुआ है, और ये जाके कंडेंसर में मिक्स हो जाता है, आखिर में फिर जाकर कंडेंसर में जुड़ जाता है। तो ये है एलपी हीटर वाला कहानी, जो सीपी से निकला है, निकल के डिफरेंट एलपी हीटर के थ्रू वो गर्म होते गया। देखो प्रेशर इंप्रूव नहीं हो रहा है, 17 केजी 18 केजी 15 केजी इतना ही है, प्रेशर ऊपर लॉस हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर डेवलप होते जा रहा है, ठीक है। आप देखो, हाँ अब देखो ये बॉयलर फीड पंप, ठीक है। अब देखो ये जो है पहले जो एलपी हीटर से थिएटर तक पहुंच गया, ठीक है। एलपी हीटर से ये देखो लिखा हुआ है थिएटर में, थिएटर तक पहुंच गया, मतलब इसके बाद थिएटर में सीधा जाके थिएटर में जमा हो रहा है। थिएटर मतलब उधर से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। उसके बाद बॉयलर फीड पंप करके एक तो बहुत बड़ा कैपेसिटी का पंप लगा हुआ है। बॉयलर फीड पंप इसलिए बोलता है कि इसके बाद ये बॉयलर पूरा बॉयलर में पहुंचा देता है पानी। इसका डिस्चार्ज प्रेशर जितना होता है इससे ज्यादा प्रेशर कहीं नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है। इसका डिस्चार्ज प्रेशर ये काम करता है करीब, मान लो बॉयलर में 150 डिग्री 150 केजी का प्रेशर है, इसका डिस्चार्ज प्रेशर रहेगा तब 164, ठीक है। तो ये प्रेशर हाई प्रेशर से वाटर को थिएटर से वाटर को आगे बढ़ाता है, आगे की तरफ बढ़ाता है बॉयलर में। और बॉयलर में भी सर्कुलेट जो होता है हाई प्रेशर में, इसी कारण होता है कि इसका प्रेशर इतना रहता है। तो ये बॉयलर फीड पंप में एक रिसर्कुलेशन वाल्व रहता है। रिसर्कुलेशन वाल्व इसीलिए दिया हुआ है, मान लो अचानक चलते हुए ये डिस्चार्ज वाल्व बंद हो जाता है तो ये बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पंप है और हाई फ्लो का पंप है, तो इसमें एक मिनिमम रिसर्कुलेशन नहीं होगा तो ये पंप टूट जाएगा। इसीलिए एक रिसर्कुलेशन वाल्व दिया है कि कम से कम ये रिसर्कुलेशन अगर खुल जाता है तो तुम्हारा 200 टन के आसपास फ्लो इस रिसर्कुलेशन के थ्रू जा सकता है। तो इसका एक लॉजिक है कि हमारा 125 ये अच्छा एक बूस्टर पंप भी दिया हुआ है इधर, ठीक है। एक मेन पंप दिया हुआ है, एक बूस्टर पंप दिया हुआ है। ये देखो बूस्टर पंप बोलता है इसको, ये मेन पंप। अब बोलोगे हेलो सुनाई दे रहा है सबको? यस सर। यस सर। हाँ सर। शांत है, अच्छे से सुन रहा है, अच्छा है। तो बूस्टर पंप किस लिए दिया हुआ है? बूस्टर पंप इसीलिए दिया हुआ है कि ये जो थिएटर से जो पानी आता है 8 केजी का पानी आता है, ठीक है, 8 केजी का पानी आ रहा है। अभी इतना बड़ा पंप जो 160 केजी का प्रेशर डेवलप करेगा और 400 टन का फ्लो क्रिएट करेगा, ठीक है, 400 टन का फ्लो क्रिएट करेगा, उसके लिए 8 केजी का प्रेशर बहुत कम है सक्शन साइड में। क्योंकि नेट पॉजिटिव सक्शन हेड करके एक तो चीज है, हम लोग जानते हैं कि जितना पंप जो पंप का कैपेसिटी ज्यादा है उस पंप का सक्शन साइड में पॉजिटिव प्रेशर भी होना बहुत जरूरी है। बहुत कम होगा सक्शन साइड में प्रेशर तो इसका सक्शन प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा कि नेट पॉजिटिव सक्शन हेड बनेगा ही नहीं। नेट पॉजिटिव बोल के कुछ नहीं रहेगा, नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव हो जाएगा तो वो पानी स्टीम में एयर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, वेपराइज हो जाएगा। और वेपराइज अगर हो जाएगा तो सीधे जाके पंप का इंपेलर को डैमेज कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए नेट पॉजिटिव सक्शन हेड मेंटेन करने के लिए इसके पहले एक तो बूस्टर पंप दिया है।
वो क्या करता है, ये 8 केजी से इसको 18 से 20 केजी तक बना देता है, प्रेशराइज कर देता है। 8 केजी का सक्शन लेता है और 20 केजी का प्रेशर बना देता है। फिर वो जाके मेन पंप में घुसता है, 20 केजी का प्रेशर का वाटर मेन पंप में घुसता है। 8 केजी सफिशिएंट नहीं है इस पंप के लिए, तो बूस्टर पंप, उसके बाद मेन पंप, उसके बाद जाके डिस्चार्ज। ठीक है, बीच में हमारा ये स्कूप कंट्रोल, ये स्कूप लगा हुआ है, स्कूप कंट्रोल। ठीक है, इसके स्पीड जो है स्कूप के थ्रू कंट्रोल करते हैं। ठीक है, शुरू में स्कूप 0 रहेगा तो पंप में स्पीड नहीं रहेगा, मोटर अपना स्पीड में घूमेगा। जैसे जैसे स्कूप हम लोग धीरे धीरे स्कूप का वैल्यू बढ़ाएंगे तो उसी हिसाब से हाइड्रोकपलिंग जो रहता है वो हाइड्रोकपलिंग मतलब हाइड्रोलिक कपलिंग बोलते हैं इसको। तो वो हाइड्रोलिक कपलिंग में स्कूप का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो मोटर का आरपीएम पंप के आरपीएम में ट्रांसफर होता जाएगा, मोटर का आरपीएम के साथ इक्वल होते जाएगा पंप का आरपीएम, पंप का आरपीएम भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये एक हाइड्रोलिक कपलिंग होता है जिसको बाहर से कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो मोटर आरपीएम इज फिक्स्ड, पंप आरपीएम कैन बी वेरीड बाय मॉड्यूलेटिंग और रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग द स्कूप वैल्यू। ठीक है, तो एरकम इस तरीके से हम लोग पीएफपी का प्रेशर ऊपर नीचे कर सकते हैं या फ्लो ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो यह है बूस्टर पंप। इसके बाद क्या है, ये जो कूलर दिया हुआ है वर्किंग ऑयल कूलर है, लूब ऑयल कूलर है, 2 ठो दिया हुआ है। इसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल जो जाता है उसके लिए 1 ठो कूलर दिया है। वर्किंग ऑयल कूलर मतलब सिर्फ इसका स्कूप को कूलिंग करने के लिए कूलर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बूस्टर पंप इसलिए ये बॉयलर फीड पंप इसलिए बोलता हूँ कि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा हैवी पंप है। ठीक है, और इसका फंक्शन इतना बड़ा है और यही हमारा आखिर में जाके बॉयलर में पूरा पानी बॉयलर से लेके सुपर हीटर तक जो भेजता है पानी, इसी के बलबूते पे जाता है। उसके बाद सर एक चीज जानना था सर जैसे कि हमारा पंप फ्लो देता है तो सर प्रेशर कैसे अपना जनरेट होता है कैसे फिर? हाँ, पंप फ्लो देता है, हाँ मतलब प्रेशर कैसे जनरेट होता है फिर? कोई भी पंप प्रेशर डेवलप नहीं करता है क्या? कोई भी पंप प्रेशर डेवलप तो करता ही है। कोई भी पंप अगर मान लो मतलब सर यही एक कोई भी पंप के देखो, पंप में तुम्हारा पंप में देखोगे उसमें लिखा रहता है इतना हेड क्रिएट करता है। हेड का क्या मतलब होता है? इतना हेड क्रिएट करता है मतलब वो हेड मतलब इतना प्रेशर मिलीमीटर और वाटर कॉलम में भी हेड दे सकता है या केजी में दे सकता है। तो मान लो अभी तुम लोग घर में जो पानी टैंकी में चढ़ाने के लिए पंप लगाते हो, ठीक है, हाँ, तो पंप क्यों यूज करते हो उसमें? क्योंकि वो प्रेशराइज होके ऊपर तक जाए तभी ना। ऐसे नॉर्मल पाइप लगा दो, नहीं तो कहीं पे टैंकी है उसमें से नॉर्मल पाइप लगा दो, ऊपर में नीचे टैंकी है फ्लोर में लगा हुआ है, कॉर्पोरेशन का पानी आ रहा है उसमें पाइप लगा दो और ऊपर में टैंकी में वो पाइप जोड़ दो, जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि प्रेशर चाहिए, प्रेशर चाहिए। तो वो प्रेशर कौन डेवलप करेगा? इसीलिए एक तो पंप लगाते हो बीच में। तो पंप ऑलवेज प्रेशर डेवलप करता है और साथ में क्या है, जो प्रेशर डेवलप करता है फ्लो भी डेवलप करता है। फ्लो और प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फ्लो बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो फ्लो कम हो जाएगा। तो पंप जो इम्पेलर होता है वो क्या करता है, उसका जो रोटेशनल स्पीड जो है, ठीक है, रोटेशनल स्पीड जो है वो मतलब मोटर में जो भी पावर दे रहा हो वो जाके रोटेशनल पावर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, रोटेशन होता है इम्पेलर। तो वो जो रोटेशनल पावर होता है, रोटेशनल पावर जाके पानी में प्रेशर क्रिएट करता है। ठीक है, तो वो एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी, पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर उसके बाद रोटेशनल एनर्जी, उसके बाद प्रेशर एनर्जी, इस टाइप का होता है। ठीक है, पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी मोटर में दे रहा हो, वो जाके इम्पेलर को रोटेशनल एनर्जी दे रहा है, फिर रोटेशनल एनर्जी पानी को प्रेशर एनर्जी दे रहा है, वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो एवरी पंप का काम ही ऐसा होता है। जैसे हम लोग हवा खाते हैं, एक तो हवा लगा देते हैं, एक तो फैन लगा देते हैं, वो तो घूमता है, वो तो हाई प्रेशर क्रिएट करता है ना एयर में,
तभी जाके तुम्हारा मुंह के ऊपर आके हवा गिरता है जी ना? सर। तो प्रेशर तो क्रिएट करता ही है, चाहे ब्लोअर हो चाहे पंप हो। सर पंप जो जितने सारे पंप होता है उसका जो यूनिट होता है वो एलपीएम में होता है ना? पंप का यूनिट मतलब पंप कितने बड़ा पंप है वो कैसे देखा जाता है? एलपीएम में होता है क्या सर? एलपीएम फ्लो का यूनिट है ना, प्रेशर का यूनिट केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, बोथ नहीं आर केजी डिफरेंट। नहीं, पंप एलपीएम में होता है ना सर? एलपीएम लीटर पर मिनट होता है, लीटर पर मिनट। हाँ लीटर पर छोटा मिनट। छोटा 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 जो लूब ऑयल पंप होता है ना, उसका फ्लो जो होता है उसका यूनिट होता है लीटर पर मिनट, एलपीएम। ठीक है, छोटा छोटा या एलपीएच ये तो फ्लो का यूनिट हुआ ना सर? एलपीएम फ्लो का, हाँ लीटर पर मिनट। पंप का पावर का यूनिट हॉर्स पावर में होता है। हॉर्स पावर में होता है सर। नहीं वो तो बड़ा पंप हो मोटर गया, जो छोटा पंप है लुब्रिकेशन का है कोई हाइड्रोलिक का छोटा। सुनो, छोटा छोटा पंप के लिए लीटर पर मिनट में होता है। जैसे हमारा मिल में जो मिल तुमको दिखाया है उसमें लुब्रिकेशन के लिए जो पंप दिया है उसका फ्लो है 150 एलपीएम, ठीक है, लीटर पर मिनट। तो छोटा पंप लीटर में दे देता है, ठीक है। ठीक है सर। और जहां पे इधर ये बड़ा पंप है ये लीटर में ले लोगे क्या? 400 टन का नहीं आएगा सर। 400 टन का पानी दे रहा है, उसको 400 टन का तुम लीटर में कन्वर्ट करके बताओगे क्या? पागल हो जाओगे। तो फिर नहीं होगा सर। बोलोगे 4 लाख लीटर पानी दे रहा है, ऐसे करके थोड़ा ही बताया जाता है। कन्वर्ट कर सकते हो टन को लीटर में कन्वर्ट करके, क्योंकि टन है केजी में, ठीक है, टन है केजी में, लीटर है वॉल्यूम में। टन मतलब वेट में होता है, लीटर है वॉल्यूम में, उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करके भी बता सकते हो, किंतु कई हजार लीटर बताना पड़ेगा। बेहतर है टन में बताओ, ठीक है। ये है बात। बाकी दोनों टन में भी बता सकते हो फ्लो और लीटर में भी बता सकते हो। एक है वेट में, टन मतलब वेट, लीटर मतलब वॉल्यूम। इसके बाद तुम्हारा देखो डिएटर के बाद कहा जा रहा है, डिएटर के बाद सीधे आ जा रहा है एचपी हीटर। डिएटर जो भेज रहा है फ्रॉम बीएफपी डिस्चार्ज, ये लिखा है देखो, फ्रॉम बीएफपी डिस्चार्ज, इधर आया, ये एचपी हीटर के थ्रू घुसा, फिर निकला। देखो एक 163 था 196 हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है। अब फिर देखो एचपी हीटर 6 में घुसा, 196 था 242 हो गया। तो हर स्टेप में टेम्परेचर इसका बढ़ रहा है। हीटर का काम है बढ़ाना। आज भी एचपी हीटर 6 का एक्सट्रैक्शन सीआरएच से लिया है, कोल्ड रीहीट लाइन से लिया हुआ है। इसका एक्सट्रैक्शन, इसके बाद ये इस पानी को गर्म करने के बाद खुद जो कंडेंसेट बन जाएगा उसका वो गर्म रहता है, 197 डिग्री सेल्सियस रहता है, वो सीधा जाके एचपी हीटर 5 में चला जाता है, काम होता है। तो एक का कंडेंसेट दूसरे का एक्सट्रैक्शन के हिसाब से भी काम करता है। और बाहर से भी एचपी हीटर एक्सट्रैक्शन 5 टरबाइन एंड से लिया जाता है, एचपी टरबाइन का एंड से लिया जाता है। एचपी टरबाइन का एंड, सॉरी एचपी टरबाइन का एंड तो सीआरएच हो गया, तुम्हारा आईपी टरबाइन से लिया जाता है इसका, ठीक है। आईपी टरबाइन से इसका एक्सट्रैक्शन लिया जाता है। तो एक्सट्रैक्शन भी लिया जाता है, इसका कंडेंसेट भी इसको भेजा जाता है। और अगर इधर नहीं भेजना है तो सारे डिएटर है। तो एचपी हीटर का आखिर में जाके डिएटर में पहुंचना है और एलपी हीटर का कंडेंसर में पहुंचना है, ड्रेन, ठीक है। एचपी हीटर में जो भी एक्सट्रैक्शन आ रहा है उसका ड्रेन डिएटर में जाना है, और लो प्रेशर हीटर में जो भी एक्सट्रैक्शन आ रहा है, मतलब स्टीम आ रहा है, ठीक है, स्टीम लिया जा रहा है, वो स्टीम कंडेंसेट होने के बाद कंडेंसर में पहुंचेगा, ठीक है। ये है, इसको याद रखना। एचपी हीटर, हाई प्रेशर हीटर का जो स्टीम का ड्रेन है वो डिएटर में जाएगा और लो प्रेशर हीटर का कंडेंसर में जाएगा। अरे मेन चीज तो बॉयलर ही बच गया, ठीक है। अच्छा तुम लोगों को कैसे लगा बताओ तो? ठीक लग रहा है। अच्छा लगा सर। अच्छा लगा सर। अच्छा लगा सर। बढ़िया सर। अच्छा लग रहा है। तो देखो बहुत सारे स्लाइड बाकी रह गया है, इसको तुम्हारा लोगों का करने का पेशेंस है कि छोड़ दूं मैं? सर। नो सर। हाँ सर। करोगे? हाँ सर, हाँ सर। सर हाँ सर, हाँ सर, नो सर।
सर अभी 3 बजे से फिर क्लास है सर। नो सर। अच्छा नो सर। नो सर। सर आउट ऑफ फ्लो हो जाएगा माइंड। हाँ सुनो, आज नहीं करना है, ठीक है। हाँ मैं क्या करूंगा ना, ये अभी ये देखो तुम्हारे सामने एक तो बॉयलर का डायग्राम लेके दिया हूँ, ठीक है। ये जो डायग्राम है बॉयलर में कहाँ से कैसे जा रहा है, कौन सा सुपर हीटर है, कौन सा ये है, कौन सा इकोनोमाइजर है, ये सब है, कहाँ से पानी जा रहा है, वाटर वाल है, इसका डायग्राम है। और ये सब अभी और नहीं घुसेगा दिमाग में, ठीक है। बहुत ऑलरेडी तुम लोगों को बोल चुका हूँ, इतना ज्यादा बोल चुका हूँ, ठीक है। ये हाँ इसको अभी थोड़ा सा ना आगे और घुसेगा नहीं तुम्हारा। तो नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं, नेक्स्ट एक बार लेंगे, है ना। नेक्स्ट और एक दिन बैठेंगे, अगर स्लाइड कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके सर। वही बेटर रहेगा, है कि नहीं? ओके सर। ओके सर। ठीक है सर। हेलो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। सर ओके सर ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। सर हेलो। और कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। कुछ डाउट है अभी जो बताया हूँ उसमें कुछ डाउट फाउट लगा क्या? सर जो डिएटर का डेफिनेशन प्लीज बताएंगे। डिएटर का कितना फेज होता है? डेफिनेशन सर, डिएटर मतलब क्या है? डिएटर एक्चुअली ऊपर में जो होता है कैस्केडिंग टाइप का एक स्ट्रक्चर रहता है, उसमें क्या है ना अलग अलग बैफल्स रहता है, उसमें डायरेक्ट स्प्रे होता है। ऊपर में जो होता है ना स्प्रे होता है बैफल्स के ऊपर, ठीक है। वो क्या होता है, माइक्रो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। वो डायरेक्ट बड़ा एक तो जो नॉल खोल दिया हो और ऐसे करके पानी गिर रहा है ऐसे टाइप का नहीं है, उसको स्प्रे किया जाता है, माइक्रो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर से जितना हो सके ऑक्सीजन गैस जो उसके अंदर है निकल जाए। ये ऊपर में डिएटर होता है, उसके नीचे टैंक होता है, स्टोरेज टैंक होता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि एक तो बड़ा टैंक है उसमें आके पानी गिर रहा है, इससे ऑक्सीजन कहाँ से निकलेगा, नहीं निकलेगा। अब देखो कोई भी हाई प्रेशर से एक लाइन से इतना प्रेशर से पानी आ रहा है, ठीक है। कोई भी पानी आ रहा है मतलब तुम्हारा एलपी हीटर होने के बाद जब डिएटर में पहुंचता है उसका तो प्रेशर रहता है, मान लो 12 kg भी प्रेशर रहेगा उसका, ठीक है। और डिएटर में रहता है 6 kg का प्रेशर, तो 12 kg डायरेक्ट एक्सपैंड हो गया है 6 kg में, तो उसके अंदर मान लो तुरंत उसका वो क्या होगा, बहुत सारे पानी है वेपराइज हो जाएगा, ठीक है। और इस दौरान क्या है, ये जब ऑलरेडी वेपराइज भी उसका जो एक्सपेंशन हो रहा है, साथ में उसको स्प्रे किया जा रहा है वेपल्स के ऊपर, इसके चलते हुए क्या हो रहा है, उसके अंदर गैसेस बाहर आ जाता है। इसके अंदर मेन मोटर रहता है कि अगर ऑक्सीजन गैसेस जितना हो सके उसके अंदर जो जमा हुआ है वो बाहर आ जाए, क्योंकि ऑक्सीजन गैसेस बाहर आना बहुत आसान रहता है, ठीक है। और उसके बाद उसमें डिएटर के ऊपर वेंट दिया जाता है, वेंट खुला रहता है एटमॉस्फेयर में, उसके थ्रू जितना गैसेस बाहर आया। ये दो प्रोसेस किया जाता है, एक उसको स्प्रे किया जाता है वेफल्स के ऊपर, दूसरा है उसका प्रेशर रिड्यूस होता है तो उसका वेपराइज होने का चांस रहता है, ठीक है। तो ऊपर छोटा वाला पोर्शन ऐसे रहता है जिसमें ये स्प्रे भी किया जाता है, वेफल्स रहता है, उसके बाद उस पोर्शन में ही ऑक्सीजन निकल जाता है स्टीम से। उसके बाद उसके नीचे बहुत बड़ा एक तो टैंकी जैसा रहता है, ठीक है। जैसे ऑयल टैंकर रहता है, ऑयल टैंकर जैसे देखे हो ट्रक में, उतना ऐसे बड़ा टैंक रहता है, उसमें आके वो पानी आके जमा हो जाता है। ये है मेन है डिएटर का, ठीक है। तो डिएटर इधर जो है थोड़ा बहुत एक तो डायग्राम शायद दिखाया भी था तुमको शुरू में। डिएटर ड्रम, इसमें कहीं पे है क्या डिएटर का? हाँ ये जो डिएटर इधर जो दिख रहा हो क्या तुम लोग? यस सर। हाँ ये जो डिएटर देख रहे हो ना, ये एक्चुअली टैंकी है, ऐसे नहीं है। इसके ऊपर एक ऐसे वाला एक टोपा टाइप का रहता है, ठीक है, ऐसे टाइप का डोम टाइप का, उसके ऊपर आके एक्चुअली ये जो है पानी जो आता है ना इधर से, ये जो पानी एलपी हीटर से होते हुए आता है ये, और
गिरता है, और ये जो एक्सट्रैक्शन आता है, ठीक है, एक्सट्रैक्शन मिला, जो एक्सट्रैक्शन का भी टेम्परेचर हाई रहता है, वो आके मतलब ये आके गिरता है, ठीक है, ये आके जुड़ता है। तो ये देखो, ये चीज इसको गर्म कर रहा है, एक इसको प्रेशर रिड्यूस कर रहा है, साथ में बैफल्स के ऊपर उसको स्प्रे करके गिरा रहा है, इतना सब करके उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो ही जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो टैंकी, इसमें आके जमा हो जाता है पानी, जितना बचा है उसके बाद, क्योंकि उसके बाद नीचे आके जमा हो जाता है और ऊपर में ऑक्सीजन निकल जाता है। ये इसी फेनोमेना को यूज करके, टेक्नोलॉजी को यूज करके ऑक्सीजन रिमूव किया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिएटर। तो डिएटर वन टाइप ऑफ हीटर भी, ठीक है, क्योंकि उसमें आके जो पानी जमा होता है, उस ये डिएटर में भी एक्सट्रैक्शन दिया हुआ है, देखो ये एक्सट्रैक्शन लिया हुआ है, गर्म पानी लिया हुआ है। तो वन टाइप ऑफ हीटर भी काम करता है और ऑक्सीजन रिमूव भी करता है, दोनों करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहे, ठीक है। नेक्स्ट और एक दिन बताऊंगा, सब लोग आके ज्वाइन करना। अगर जिन लोगों को लगे कि जो बता रहा हूं मैं अच्छा है, आगे के लिए तुम लोगों के लिए फायदा होगा, तो जरूर ज्वाइन करना और आना। तो मैं बताऊंगा, अगर नहीं ज्वाइन करना है तो मिस्टर अनुपम दे, उनको बता देना कि आगे का क्लास नहीं चाहिए, तो मैं नहीं क्लास लूंगा, ठीक है। ठीक है एवरीबॉडी? नहीं सर, चाहिए सर। चाहिए सर। नहीं सर, चाहिए सर। चाहिए सर, अच्छा लगा। हाँ ठीक है, थैंक यू। आगे इनको बता देना, या अगर पूछेगा, अगर तुम लोगों को जरूरत होगा तो मैं अलग से टाइम निकल के एक दिन आऊंगा, बताऊंगा, ठीक है। जी सर। जैसे तुम लोग रिस्पॉन्स दोगे, ऐसे अगर जरूरत बोलोगे तो आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा, ठीक है। नहीं सर, अच्छा लगा सर, आइएगा बिल्कुल। ठीक, ओके, आज के लिए डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ, ओके। सब ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। Thank you, sir. Okay, So, thank you, uncle. hello students. This is Anupam. Yes, Hello sir. students. Yes, sir. This is Anupam. Yes So sir। how was the class? बहुत बढ़िया था very good, सर आज sir. का। Very informative. So I think you required one more now. Yes sir. Yes, sir. Yes sir। So at first I can clarify with our sir. Then definitely I put another class for you. For the remaining portion, also. So thank you. And not only that, second half we have another class, as we know that, isn't it now? Yes sir. Okay, so it will start from the 3 o'clock. Okay. सर काल का तो कोई शेड्यूल दिया नहीं गया सर। For your information, tomorrow, day after tomorrow, and Monday, 3 days, Saturday, Sunday, and Monday will be holiday. Okay, Okay, thank you. Thank you, sir. Thank Okay. you sir। Thank you, sir. I will Thank you, told you after second half class. Okay, there is a notice for you also. Okay, no problem. Yes sir। So hope you enjoyed the class now. Yes sir. Yes sir. Yes sir, very much. Okay, so time to time we record your response. Otherwise, how we proceed now? So we record your response as well as the advice in regarding the class also. Isn't it now? Yes sir. Okay, so thank you. Thank you, sir. Okay, thank you sir। Thank you.